हाँ जी बच्चों, आइए जी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करेंगे। उस टॉपिक का नाम है आपका इंश्योरेंस क्लेम। क्या बेटा? इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम आपके एग्जाम के अंदर पूरी पूरी चांसेस है एग्जाम में आने के, पहली बात तो। और ये जो टॉपिक है ना, एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स तक देकर जा सकता है आपको। मैं ये नहीं बोलूंगा 10 मार्क्स से ऊपर आएगा, बट चांसेस आर वेरी वेरी हाई। ठीक है, ये 10 मार्क्स तक का आएगा, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस टॉपिक को कभी इग्नोर करके मत जाना। ठीक है, टॉपिक बड़ा सिंपल टॉपिक है। ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट सीखने हैं, बस आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना है इसके अंदर। ठीक है जी, पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे इंश्योरेंस के। ठीक है, उसके बाद 3 टॉपिक दे रखे हैं इसके अंदर, 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी एंड पॉलिसी टू बी टेकन। कितनी अमाउंट की हमने पॉलिसी लेनी है उसकी कैलकुलेशन करना। ये 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये टॉपिक तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर। ठीक है, बाकी जो आपके हैं इसके ऊपर आपके 6 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, इसके ऊपर आपके 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, चेक कर लेंगे अभी हम। तो ये क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं आपके साथ। ठीक है जी, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस क्लेम को। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, इंश्योरेंस की। ठीक है, इंश्योरेंस होता क्या है बेटा? ठीक है, इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया आपका? दैट इज, इंश्योरेंस का मतलब हो गया रिस्क कवरेज। हमेशा हम बात करते हैं क्या है आपका? रिस्क कवरेज। जहां पे रिस्क होता है वहां पर क्या होती है आपके पास? इंश्योरेंस होती है। जहां पे रिस्क होता है वहां पे क्या होती है आपके पास? रिस्क होती है। अब बिजनेस के अंदर बहुत टाइप के रिस्क होते हैं। ठीक है, रिस्क किस चीज का होता है? दैट इज लॉस ऑफ असेट्स का। लाइक आग लग गई, लॉस बाय फायर। कुछ चोरी हो गई स्टॉक की, लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, फ्लड आ सकता है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है जिसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है। ठीक है, लॉस होने की वजह से अगर हमने अपने आप को इंश्योर्ड नहीं कराया होगा तो हो सकता है हमारा बिजनेस पूरा बंद हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये हमें बहुत हैवी लॉसेस हो जिनको रिकवर करने में बहुत टाइम होगा। अगर हमने यही इंश्योरेंस कराया होगा, ठीक है, तो सरकमस्टांस में, ठीक है, हमारे लिए जो लॉस होगा वो मिनिमम होगा। बट एक चीज ध्यान रखना कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज, जब इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हो तो आपका जो एक्चुअल लॉस होता है, सिर्फ एक्चुअल लॉस तक ही इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करती है। एक्चुअल लॉस से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी कभी भी आपको कंपनसेट नहीं करेगी। बात समझ आ रही है? तो बिजनेस एंटरप्राइजेस गेट इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्टॉक on the happening of certain events such as fire, flood, theft, earthquake, etc. Insurance being the contract of indemnity. आ गया वर्ड? ठीक है, the claim for loss is restricted to actual loss of the asset. आप इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आप उनसे साथ बिजनेस नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, आप अपने आप को सिर्फ कवर कर सकते हो अप टू द एक्चुअल लॉस। बहुत सी ऐसी कंट्रीज होती हैं, बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां पे रिस्क रहता है कोई ना कोई। ठीक है, उस रिस्क को आप कवर अप नहीं करोगे अगर आप, तो इस तरीके से आपने अपनी क्या नहीं करी? बिजनेस की फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करी। हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या नहीं करी आपने? फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करी। डन। ठीक है, अब समटाइम्स एन एंटरप्राइज आल्सो गेट्स इटसेल्फ इंश्योर्ड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज टर्नओवर एंड इंक्रीज एक्सपेंसेस। जब कोई ना कोई आग लगती है या फिर कुछ आपका लाइक मेजर अर्थक्वेक आया या फ्लड आया, उससे पूरा का बिजनेस हमारा कभी कभी क्या होता है? पूरा आपका डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने नॉर्मल लेवल या नॉर्मल एक्टिविटी लेवल पे बिजनेस नहीं कर पाते। लॉस ऑफ स्टॉक हुआ, लॉस ऑफ असेट हुआ, वो अलग अलग अपनी जगह है, उनके लिए कंपनसेशन मिलेगा। बट हम 5 महीने 6 महीने तक डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए जिसकी वजह से हम अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट भी होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो उस चीज के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करती है, वो अलग से पॉलिसी होती है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कहते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी ये भी बोलती है इस टाइम पीरियड में कोई भी आपके एडिशनल एक्सपेंस हो रहे हैं, लाइक आपको एक नया स्पेस लेना पड़ गया, उसका एडिशनल रेंट पे करना पड़ गया, तो उसको भी हम कंपनसेट करेंगे आपको, पर उसके सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस होंगी, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। हमारे चैप्टर में अभी थोड़ा जल्दी से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर में इन्होंने क्या करा, इन लॉसेस को कवर अप करने के लिए 2 टाइप के क्वेश्चंस मेजरली बनाए इन्होंने। एक लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी,
लॉस ऑफ असेट को नहीं कवर करा मैं। हालांकि स्टॉक भी एक असेट होता है, बट फिक्स सेट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आपसे, सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक की बात कर रहे हैं। जिस दिन आग लगी या जो भी चोरी हुई उसकी वजह से जो भी लॉस हुआ उसका हम इंश्योरेंस क्लेम देंगे आपको। नंबर 2 की इन्होंने जो बात करी आपसे, वो क्या बात करी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्या बात करी बच्चे, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। कह रहे इन 2 पॉलिसी पे हम बात करेंगे आपसे। चैप्टर के अंदर मैंने क्या बोला आपको, देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, सब चैप्टर के अगर आप नॉर्मल लेवल की क्वेश्चन भी करके जाते हो तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई कि 80% पेपर आप अटेम्प्ट कर लोगे यार। अब ऐसा तो होगा नहीं वहां पे कि सारे चैप्टर के टफ क्वेश्चन उठा के वो दे देंगे आपको, किसी 1-2 चैप्टर में से टफ क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब चैप्टर से नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं। नॉर्मल तरीके से आप स्टडीज आपने करी हुई है और अब जो मैं वीडियो आपको बना के दे रहा हूं उस पर आप ढंग से उसको कवर अप कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे बच्चे, ठीक है जी। तो आज की क्लास का हमारा चैलेंज है कि हमें क्या करना है, हमें अपना जो इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक एक अच्छे लेवल पर, एक नॉर्मल लेवल पे अच्छे से इसको तैयार करना है। मैं जानबूझ के आपके सामने कोई टफ क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं दिखाने के लिए, देखो आप प्रैक्टिस करके जाओ। अब उनकी प्रोबेबिलिटी बड़ी नॉर्मल, मतलब बहुत कम है आने की, ठीक है। आप एक नॉर्मल लेवल पे प्रिपेयर करके जाते हो तो भी आराम से कर लोगे वर्कआउट। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखते हैं इंश्योरेंस क्लेम के लिए हम जब जाते हैं तो इस चैप्टर के अंदर इंश्योरेंस क्लेम को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं थोड़ी जल्दी से हम समझेंगे, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बोलूं लॉस ऑफ स्टॉक से अगर क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स तक का ही आता है, ज्यादा मार्क्स तक के आने के चांसेस नहीं है। और लॉस ऑफ प्रॉफिट से क्वेश्चन आया तो 10 मार्क्स तक आपका आ सकता है। एक आध बार तो बीच में 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर दोनों मिक्स थे, पर वो रेयर ऑफ रेयरस्ट है, जनरली आने के चांसेस नहीं है ऐसे कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। जनरल सर्कमस्टांस में 10 मार्क्स तक का लेवल है, इसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में से आएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो सिलेक्टेड कराऊंगा आपको, थोड़े से बेसिक नहीं कराऊंगा, थोड़े अच्छे लेवल के कराऊंगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑलरेडी आपका एक लेवल है, आप ऑलरेडी चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है। बेसिक से स्टार्ट नहीं करूंगा, एक छोटे नॉर्मल लेवल से स्टार्ट करूंगा, एक मीडियम लेवल से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराना। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, जल्दी से लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी समझेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, दैट इज कंपनीज के अंदर जनरली क्या होता है, कंपनीज के अंदर बहुत टाइप के रिस्क होते हैं रिलेटेड टू देयर असेट्स, ठीक है। जो कंपनीज होती हैं, मैं ऐसे फिर लिख रहा हूं, जो कंपनीज होती हैं उनके बहुत सारे क्या होते हैं मेरे बच्चे, रिस्क होते हैं। रिस्क किस चीज के होते हैं, उनके असेट्स के ऊपर। सर अगर आपके पास असेट है तो रिस्क है, आपके पास कार है तो रिस्क है, आपके पास घर है तो रिस्क है, जितनी अच्छी कार जितना अच्छे आपके पास है, सब में रिस्क होता है ये असेट्स के ऊपर। अब इन असेट्स को हम क्या करते हैं, इन असेट्स को हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि रिस्क कवरेज हो जाए। अब इंश्योरेंस में किस टाइप के वो रिस्क कवर कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ थेफ्ट आपका हो गया, आपका फ्लड से हो गया, ठीक है, लॉस बाय फायर हो गया, ये सारे टाइप के रिस्क होते हैं जो कवर करती है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है 2 टाइप के यहाँ पे रिस्क हैं। एक, अगर मान लो आपका लॉस बाय फायर हुआ, उस आग लगी पर स्टॉक पे इफेक्ट आया, उसका किस पे इफेक्ट आया, सिर्फ स्टॉक पे, तो स्टॉक के लिए वो आपको कंपनसेट कर देंगे। आग इतनी ज्यादा लग गई, आग इतनी ज्यादा लग गई तो भाई स्टॉक तो छोड़ो, पूरा बिजनेस इफेक्ट हो गया उससे, और 3, 4, 5, 6 महीने तक, ठीक है, हमने क्या करा, काम ही नहीं कर पाए। तो इंश्योरेंस कंपनी 6 महीने की आपका जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है उसके लिए आपको कंपनसेट करती है, उसको इंडेमनिटी कहते हैं, इंडेमनीफाई करेंगे। पर आपने कभी भी कोशिश करी इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉफिट कमाने की, ठीक है, तो गलत चीज है वो। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट यू फॉर योर एक्चुअल लॉसेस, यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक बहुत हो गया ये बात, हम जल्दी से चलते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की तरफ पहले आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, ठीक है जी। अगर आप पीडीएफ देखोगे तो उसके अंदर भी मैंने पूरे प्रोसीजर्स बता रखे हैं, पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, ये प्रेफर करता हूँ, ठीक है, क्या कि इसको मैं खुद लिख के बताऊं, ठीक है। आपको तो पीडीएफ में से देख लेना आराम से, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे लर्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है वो क्या करना है, आपने यहाँ पर आपने कैलकुलेट करना है अपना क्या, प्रीवियस ईयर का आपको जीपी रेशो। तो जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का। क्या बनाना है मेरे बच्चे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आपको जीपी रेशो गिवन है ऑलरेडी, क्या गिवन है, जीपी रेशो ऑलरेडी गिवन है, तो स्टेप नंबर 1 स्किप कर देना आप, जीपी रेशो ऑलरेडी है। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या चाहिए होता है, जीपी रेशो प्रीवियस ईयर का।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और हम एज्यूम करते हैं जो प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो है वो करंट ईयर में वही जीपी रेशियो रहेगा हमारा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आगे बताऊंगा आपको, पर फिलहाल के लिए स्टेप नंबर 1 जीपी रेशियो चाहिए। जीपी रेशियो अगर है तो उसको यूज कर लो, नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, सब चीजें गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, मैं आपको एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाता हूं जल्दी से, और कुछ बातें बतानी है इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। इस वाले ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक आएगा हमारे पास। ठीक है जी, हमारे पास परचेजेज आएंगी। ठीक है सर, हमारे पास प्रीवियस ईयर की सेल भी आएगी। ठीक है सर, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा प्रीवियस ईयर का। क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं कहेगा, पर क्वेश्चन के अंदर कभी कभी एक आइटम गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा। वो पॉइंट क्या गिवन होगा कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, उस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर एक आइटम था, मान लो 10,000 रुपए का, जो कि एबनॉर्मल आइटम था या ऑब्सोलीट स्टॉक था, जिसके अंदर ऑलरेडी हम 3,000 राइट ऑफ कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं है। अगर वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं है तो उस केस के अंदर हम अपना जीपी रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इस सर्कमस्टांस में हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर जितना भी हम रिटर्न ऑफ कर चुके हैं, अभी मैं करवाऊंगा, उसको हम ऐड बैक करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पर ऐड बैक करते हैं। बस ये वाली बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली थी। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आपको क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ जो बचेगा उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे मेरे बच्चे। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया यहाँ पर आपका। ठीक है जी, अब स्टेप नंबर 2। ठीक है, आप यहां से ग्रॉस प्रॉफिट आ गए ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाल लोगे। मुझे उम्मीद है आपको पता है क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अगर कोई एडजस्टमेंट दे रखी है कि जीपी रेशो 2% बढ़ गया या कम हो गया, वो प्लस और माइनस एडजस्टमेंट्स कर लोगे। प्लस और माइनस क्या करोगे आप, एडजस्टमेंट कर लोगे। कोई दिक्कत नहीं सर। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, फिर दोबारा करंट ईयर का मेमोरेंडम बेसिस पर क्या बनाना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सर क्यों बनाएंगे, क्योंकि करंट ईयर में क्या लगी है, मान लो 30 जून को आग लग गई। अब 30 जून को आग लग गई, मुझे पता ही नहीं कितना स्टॉक था मेरे गोडाउन के अंदर। अब स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा किस दिन का, जिस दिन पे डेट ऑफ मतलब फायर, डेट ऑफ फायर का स्टॉक गिवन नहीं है। तो स्टॉक को फाइंड आउट करना है मेरे बच्चे। क्या करना है, स्टॉक को फाइंड आउट करना है। स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए फिर दोबारा यहां लिखूंगा मैं ओपनिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल स्टॉक, एबनॉर्मल स्टॉक वाले पॉइंट्स दे रखे हैं तो इसके दो कॉलम होंगे, एक तो नॉर्मल और एक क्या होगा मेरे बच्चे, एबनॉर्मल। ठीक है, जो नॉर्मल स्टॉक है वो यहां आ जाएगा, जो एबनॉर्मल स्टॉक है वो अलग से आ जाएगा। आई बात समझ? मेरी बातों पे ध्यान देना आप। परचेजेस अप टू डेट ऑफ फायर है, ये ट्रेडिंग अकाउंट कब तक का है, 1/1 से लेके मैं एग्जांपल ले रहा हूं अप टू डेट ऑफ फायर। सर आपने मेमोरेंडम वर्ड क्यों लगाया आगे, मेमोरेंडम वर्ड आगे लगाने का पर्पस सिर्फ यही था, दैट इज एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। सिर्फ हमें एक इंफॉर्मेशन बाहर निकालनी है कि क्लोजिंग स्टॉक उस दिन कितना रहा होगा जिस दिन आग लगी, तो वो चेक कर रहे हैं हम। हमें फिजिकल स्टॉक से मतलब है, हमें ये मतलब नहीं है वो स्टॉक हमारा था या नहीं था, किसके पास था, क्या है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स आएंगी, उन एडजस्टमेंट्स का आपको ध्यान रखना है। बात समझ आ रही है? बस यही अकाउंट है जो आपको ध्यान रखना है बड़े अच्छे से यहाँ पर, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं जाएगा आपका। इसी अकाउंट को बड़े केयरफुली वर्कआउट करना। ठीक है जी, अब जो एबनॉर्मल स्टॉक होगा ना बच्चे हमारा, ठीक है, एबनॉर्मल स्टॉक भी हमारा ये जो कॉस्ट पर आएगा अपने। उसके बाद यहाँ पे कुछ आएंगे आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर हैं तो वो ले लेना आप। ठीक है, कभी कभी ऐसे बताएगा आपको कि गुड्स हमने परचेज कर लिए पर वो डिलीवर नहीं हुए थे। अच्छी बात है, डिलीवर नहीं हुए थे, अगर डिलीवर होते उसमें आग लग जाती तो मानेंगे परचेज नहीं हुए। क्या मानेंगे, परचेज नहीं हुए। और गलती से वो गुड्स परचेज के अंदर इंक्लूड है तो माइनस कर देना। क्या कर देना, माइनस कर देना। कुछ गुड्स ड्राइंग्स हो गई थी, अच्छी बात है, उसको माइनस कर दो। कुछ गुड्स फ्री सैंपल के लिए, कुछ गुड्स हम चैरिटी में दिए, अच्छी बात है, माइनस कर दो सारा कुछ। ऐसा कुछ आएगा। आई बात समझ? उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे नॉर्मल और एबनॉर्मल बाय सेल। अब दो टाइप की सेल गिवन होगी, एक सेल होगी नॉर्मल गुड्स की और एक सेल होगी एबनॉर्मल गुड्स की। एबनॉर्मल गुड्स वो जो ऑब्सोलीट स्टॉक है, अभी मैं करवाऊंगा तो आपको समझ आएगा, उसको आप अलग से रिकॉर्ड करोगे। सेल्स के अंदर नॉर्मल एबनॉर्मल सेल इंक्लूड होती है तो क्या कर देंगे उसको माइनस। मान लो 4 लाख की सेल दे रखी है, उसके अंदर 20,000 की एबनॉर्मल सेल है, तो यहां लिखेंगे 3,80,000 और यहां लिखेंगे 20,000। अब उसके बाद ठीक है, सेल्स के साथ भी कुछ ऐसा ड्रामा करेंगे। वो ड्रामा क्या करेंगे कि कुछ गुड्स हमने सेल करे पर डिलीवर नहीं हुए। अरे भाई डिलीवर नहीं हुए गुड्स, अगर डिलीवर नहीं हुए
तो इसका मतलब हमारे पास थे तो मतलब हमारे गोडाउन में थे, हमारे गोडाउन में थे मतलब आग लग गई होगी उनमें। आई बात समझ? तो उसको सेल्स मानेंगे ही नहीं, सेल से हटा देंगे। कुछ गुड्स हमारे हमने दिए किसको? अपने कस्टमर को अप्रूवल बेसिस पर। क्या बोला मैंने? अप्रूवल बेसिस पर दिए गुड्स। पर भाई ने क्या करा? अभी तक अप्रूव करा ही नहीं। अभी अप्रूव करा या नहीं करा, हमारे पास तो गुड्स नहीं थे ना। अच्छी बात है। और ऑलरेडी अगर सेल में इंक्लूड है तो छोड़ देना उसको, माइनस मत करना सेल में से। वैसे आप क्या सीखते हो कि अप्रूवल वाले गुड्स अभी तक अप्रूवल पे चल रहे हैं, इसलिए हम क्या मानेंगे? दैट इज कि वो सेल नहीं हुई, सेल से लेस कर दो। पर यहाँ पे पर्पस कुछ और है, यहाँ पे पर्पस है फिजिकल स्टॉक निकालना। क्या पर्पस है? फिजिकल स्टॉक। फिजिकली गुड्स हमारे पास नहीं थे, अच्छी बात है। आई बात समझ? ठीक है जी। तो ऐसे करके हम देख लेंगे, सेल्स के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। अब यहां पर टू ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट इसके ऊपर निकालोगे, नॉर्मल गुड्स के ऊपर। जो एबनॉर्मल गुड्स होंगे बेटा, अब उनके अंदर क्या होगी? तीन बातें आएंगी। एबनॉर्मल गुड्स या तो 100% सेल हो जाएंगे, इस तरीके से आएगा। सेल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, हमें टेंशन नहीं लेनी, अब उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। गुड्स एबनॉर्मल गुड्स मतलब जो ऑब्सोलीट गुड्स थे, जो नॉर्मल तरीके से सेल नहीं हो रहे, जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस में सेल नहीं हो रहे। या फिर वो क्या बोलता है? 50% गुड्स सेल हुए। कितने सेल हुए? 50%। अब जो 50% गुड्स सेल हो गए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 50% गुड्स कहां पर होंगे? हमारे क्लोजिंग स्टॉक में। अब क्लोजिंग स्टॉक में जो नॉर्मल गुड्स हैं वो तो वैसे ही आ जाएंगे। कैसे आएंगे सर? बैलेंसिंग फिगर। इन सबको आप सॉल्व करोगे, माइनस दिस, और ये बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारी। आपकी लाइफ में जो एक क्वेश्चन आएगा माइंड में, वो क्वेश्चन क्या आएगा मेरे बच्चे? वो क्वेश्चन ये आएगा, जो एबनॉर्मल गुड्स हैं, जो क्या है मेरे? एबनॉर्मल गुड्स हैं, इनकी वैल्यूएशन कैसे करूं मैं? इनकी वैल्यूएशन करने के लिए दो रास्ते होंगे। एक, या तो ये अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर आएंगे, या तो ये क्या आएंगे? रियलाइजेबल वैल्यू पे आएंगे। अगर कुछ नहीं बोल रखा तो किस पे लोगे आप? रियलाइजेबल वैल्यू। आई बात समझ? ठीक है, तो ये लो, मैंने आपको सब बात बता दी है। कोई दिक्कत? तो यहां पे एक जो सब दिक्कत वाली बात है इसी अकाउंट के अंदर है। अभी हम क्वेश्चन 3-4 सॉल्व करेंगे इसी के बेस्ड पर। अब यहां तक ठीक है, एकदम समझ आई मेरी बात? ठीक है, यहां पर देखो आप, स्टेप नंबर 1 हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना प्रीवियस ईयर का, वहां से क्या मिलेगा? जीपी। स्टेप नंबर 2 हमें फिर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट ड्यू टू फायर, उसके लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। पर इसके दो कॉलम हो सकते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डेट एक्सपेंसेस, ठीक है जी, सेल्स, ठीक है, नॉर्मल एबनॉर्मल सेल्स। अब क्लोजिंग स्टॉक यहां पे क्या रहेगी? बैलेंसिंग फिगर। इस वाले क्लोजिंग स्टॉक जो नॉर्मल गुड्स है उनके क्लोजिंग स्टॉक पे कोई दिक्कत नहीं है। सारी दिक्कत किस पे आने वाली है मेरे बच्चे? सारी दिक्कत आएगी एबनॉर्मल वाले के ऊपर। जो एबनॉर्मल वाला क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम कैसे वैल्यूएशन करें, कंफ्यूजन का एरिया है। तो इस चैप्टर का कंफ्यूजन एरिया के जो एबनॉर्मल गुड्स होंगे उनकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम। अगर पूरे सेल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर पूरे सेल नहीं हुए तो दिक्कत करेंगे हमारे लिए। ठीक है जी, चलिए जी। मेरे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना मेरा पर्पस नहीं है, यहाँ पे मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना। अभी दोनों क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट ड्यू टू फायर, जो ये थे, दोनों को ऐड करके ले आएंगे, माइनस सेल्वेज वैल्यू ऑफ गुड्स, वो ले आएंगे। तो क्या हो गया आपका? नेट क्लेम। ये आप क्लेम कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी से, पर इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम एडमिट करेगी वो डिपेंड करता है अंडर पॉलिसी आपकी क्या है, आपका ओवर इंश्योरेंस है या अंडर इंश्योरेंस है। ठीक है जी। अगर आपकी ओवर इंश्योरेंस है, अब ओवर इंश्योरेंस क्या होती है, अंडर इंश्योरेंस क्या होती है, मैं सिखा देता हूं एक बार फिर दोबारा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है ओवर इंश्योरेंस और अंडर इंश्योरेंस का? ये तो अंडर इंश्योरेंस के बारे में दे रखा है। ठीक है, अब हम समझते पहले अंडर इंश्योरेंस और ओवर इंश्योरेंस होती क्या है। आप सब बच्चे ध्यान देना, मैं कॉमन तरीके से कर रहा हूं, दोनों टॉपिक में काम करेगा ये वाला। ठीक है, अब जो आपकी इंश्योरेंस है वो क्या हो सकती है? अंडर इंश्योरेंस और क्या हो सकती है? ओवर इंश्योरेंस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या हो सकती है? अंडर इंश्योरेंस और क्या हो सकती है? ओवर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस कब होती है? ठीक है, अगर हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपने ले रखी है वो क्या है? वो कम है। किससे कम है? इंश्योरेबल अमाउंट। क्या बोलूंगा मैं? इंश्योरेबल अमाउंट। और ओवर इंश्योरेंस कब है? जब इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा है। किससे? इंश्योरेबल अमाउंट से। तो क्या हो गई? ओवर इंश्योरेंस। अब इंश्योरेबल अमाउंट क्या होता है?
लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर जो हमारा इंश्योरेबल अमाउंट है वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या है मेरे बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक। और लॉस ऑफ प्रॉफिट के अंदर क्या होता है? दैट इज ये होता है जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, याद है एएटी बोलता है, जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ये क्या होता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट के अंदर इंश्योरेबल अमाउंट। मतलब इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब इतनी इंश्योरेंस करानी चाहिए थी और कितनी इंश्योरेंस आपने कराई। आई बात समझ? ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपकी ओवर इंश्योरेंस है तो आपको फुल क्लेम मिल जाएगा, टेंशन खत्म। अगर आपकी अंडर इंश्योरेंस है, क्या आपकी अंडर इंश्योरेंस, तो प्रोराटा बेसिस पे काम करते हैं वो। क्या करते हैं? प्रोराटा बेसिस। मैं एग्जांपल देता हूं। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी थी कितनी? से फॉर एग्जांपल 2 लाख की। क्लोजिंग स्टॉक कितना है उस दिन आपका? 2,40,000, जिस दिन आग लगी 2,20,000 सॉरी। और एक्चुअल लॉस कितना हुआ इसका स्टॉक का? ठीक है, एक्चुअल लॉस हुआ आपका से फॉर एग्जांपल आपका हुआ 1,80,000 का। आप सोच रहे हो कि इंश्योरेंस कंपनी से 1,80,000 मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी के लिए नहीं मिलेगा 1,80,000। तुमने अंडर इंश्योरेंस कराई हुई थी। तो अंडर इंश्योरेंस जब होती है जनरली वहां पे क्या होता है? एवरेज क्लॉस। क्या लगता है बेटा वहां पर? एवरेज क्लॉस। एवरेज क्लॉस का मतलब क्या हो गया? दैट इज कि आपका जो यहां पे एडमिसिबल क्लेम होगा वो कैसे निकालोगे आप? जो आपका लॉस हुआ है मल्टीप्लाइड बाय, हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय, हम क्या कर देंगे इस पे? सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी और डिवाइड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ हमारा? 1,80,000 का। इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी थी बेटा? 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,20,000। ये आ जाएगा आपका। तो प्रपोर्शनेटली थोड़ा सा क्लेम कम कर देंगे वो, प्रपोर्शनेटली थोड़ा सा क्लेम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और अगर आप लॉस ऑफ प्रॉफिट में होगे तो क्लोजिंग स्टॉक की जगह वर्ड क्या आएगा? जीपी ऑन एएटी, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना सीखने वाले थोड़ी देर में। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं बस। दैट इज कॉल्ड आपका, अगर आपकी ओवर इंश्योरेंस है बहुत अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम दे देगी। अगर अंडर इंश्योरेंस है तो जनरली क्या होगा? एवरेज क्लॉस, यू विल नॉट गेट द फुल क्लेम, आपको प्रोपोर्शनेटली थोड़ा कम क्लेम मिलेगा अगर आपका फुल लॉस नहीं है तो। अगर क्या नहीं है आपका? फुल लॉस। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 2,20,000 और आपका लॉस कितना हुआ? 1,80,000। आई बात समझ? तो फुल लॉस नहीं है। अगर आपका लॉस ही पूरा हो जाता, मतलब पूरा का पूरा स्टॉक में आग लग जाती, 2,20,000 का लॉस हो जाता, तो आपको क्लेम कितना मिलता? फिर 2 लाख मिलता। 2,20,000 तो मिल सकता ही नहीं है, बिकॉज इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है आपकी? 2 लाख की। बात समझ आई यहां तक? ये बात समझ आई? ठीक है, तो ये वाली बात का बड़ा ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पे ये दे रखा है, अगर आपका टोटल लॉस है 2,20,000 का स्टॉक है, 2,20,000 की आग लग गई, लॉस कितना है? स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना था हमारा? 2,20,000। और एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 2,20,000। पर इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी थी आपकी? 2 लाख की। तो आपको कितना मिलेगा? इंश्योरेंस पॉलिसी इतना अमाउंट मिल जाएगा। आई बात समझ? अगर आपका पार्शियल लॉस है, पार्शियल लॉस का मतलब क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक है बेटा आपका 2,20,000, पर एक्चुअल लॉस कितना हुआ बेटा आपका? 1,80,000। और इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है आपकी? 2 लाख की। ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर विदाउट एवरेज क्लॉस कॉन्सेप्ट है तो एक्चुअल लॉस और सम इंश्योर्ड विच एवर इज लोअर। एक्चुअल लॉस कितना है? 1,80,000। सम इंश्योर्ड कितना है? 2 लाख। तो कितना मिलेगा आपको? 1,80,000। पर जनरली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफी नहीं करेगी, वो हमेशा बोलेगी क्या? दैट इज एवरेज क्लॉस लगाएंगे। तो एवरेज क्लॉस में लॉस ऑफ स्टॉक कितना है? 1,80,000 इंटू सम इंश्योर्ड, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है? 2 लाख, डिवाइडेड बाय क्या? इंश्योरेबल अमाउंट। वर्ड क्या है? इंश्योरेबल अमाउंट। मतलब कितना हो गया यहाँ पर? 2,20,000। जितना आपका स्टॉक था उतनी इंश्योरेंस करानी थी टेक्निकली आपको, तो आपका 1,80,000 से क्लेम कम आएगा। और 99% केस में सारी इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं? एवरेज क्लॉस पॉलिसी क्या फॉलो करती हैं? एवरेज क्लॉस। समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? तो लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर आपको पहले माइंड मेकअप करो अच्छे से। क्वेश्चन तो हो जाएंगे बड़ी जल्दी, हमारे क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व होंगे इस चैप्टर के। आपको पहले माइंड मेकअप करना पड़ेगा। माइंड मेकअप हमारा ये है इसके अंदर,
दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के अंदर स्टेप नंबर 1 आपको क्या चाहिए होगा, जीपी रेशो। क्या चाहिए आपका, जीपी रेशो। अगर है तो अच्छी बात है, वरना कैलकुलेट करो विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट। बट प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए जो सर ने सिखाई है आपके, वो क्या, कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नॉर्मली नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मली नॉर्मल नहीं होगा, उसके अंदर कुछ रिटर्न ऑफ होगा, उसको ऐड बैक करके नॉर्मल बनाओ ताकि नॉर्मल जीपी रेशियो निकाल सको, ताकि उस जीपी रेशियो को नॉर्मल सेल पे अप्लाई कर सको। आई बात समझ। फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अप टू डेट ऑफ फायर, करंट ईयर का। क्या बनाओगे, करंट ईयर का। ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक, पर क्लोजिंग स्टॉक में कुछ एबनॉर्मल आइटम है, बाइफरकेट कर दो। क्या कर दो उसको, बाइफरकेट। फिर परचेजेस कुछ एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट कर देंगे। आई बात समझ, कोई दिक्कत, तो ये चीज हो गई। चलिए जी, अभी हम एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब बातें हमने कर ली। ठीक है, अब उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर हमारा एक्चुअल लॉस निकलेगा, फिर क्लेम निकलेगा। क्या निकलेगा, क्लेम। 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं जल्दी से हम। आप सबको पीडीएफ ये मिल जाएगी, विद सोल्यूशन मिल जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चंस वैसे बुक के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, तो बुक से भी आप चेक कर सकते हो जाकर आप। ठीक है, अब आओ, बस आपको बैठ के देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूं आज। आपको आराम से बैठ के देखो एकदम। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक और ये आ गया आपके पास क्लोजिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर का, परचेजेस प्रीवियस ईयर की, और उसके बाद क्या रखा है, परचेज दे रखी है आपको करंट ईयर की अप टू डेट ऑफ फायर। आग कब लगी थी मेरे बच्चे, ठीक है, 1 अप्रैल को, और पूरी उसका लॉस हो गया स्टॉक का। सेल्स प्रीवियस ईयर की, सेल्स करंट ईयर की, और वैल्यू ऑफ गुड्स सेल्वेज्ड मतलब जो गुड्स बच गए हमारे, गुड्स ऑफ विच ओरिजिनल कॉस्ट 3600 हैड बीन वैल्यूड 1500 ऑन 31 दिसंबर 17, मतलब प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। 3600 के गुड्स को हमने कितने कर दिया, 1500 का। रिटर्न ऑफ कितना हुआ इसके ऊपर, कोई बच्चा बताएगा। 3600 माइनस 1500 कितना हो गया, 2100 का रिटर्न ऑफ कर दिया। थे वो 3600 के, पर हमने वैल्यूएशन क्या करी 1500, तो इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू में से 1500 हमने 2100 लेस कर दिया, जो कि एक लॉस है हमारा। बट अभी हमारा पर्पस कुछ और है, पर्पस समझो। वो लेस करा, ठीक करा आपने, मना नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, पर्पस क्या, हमारा नॉर्मल जीपी कैलकुलेट करके नॉर्मल जीपी रेशियो कितना होता है वो निकालना मेरा पर्पस है दोस्त। तो उसके लिए मुझे सारा जो एबनॉर्मल आइटम्स है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। कोई दिक्कत। दीज वर सोल्ड इन Jan 18 फॉर 2700। ये गुड्स कब सेल हुए, Jan 18 में सेल हुए। ठीक है, फॉर 27, एक्सेप्ट दिस ट्रांजेक्शन द रेट ऑफ जीपी हैज रिमेन्ड कांस्टेंट। देखा, कह रहा इस ट्रांजेक्शन को छोड़ के बाकी सारा जीपी क्या है हमारा, कांस्टेंट है। On 31st March 18, goods worth ₹15,000 had been received by godown keeper, but had not been entered in the purchase account. भाई तुमने रिसीव करे तो एक्चुअल में तो आ गए, अब आपने परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करे, वो आपकी गलती है, पर गुड्स परचेज तो हो गए ना, तो परचेज में इंक्लूड करना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो थोड़ा जल्दी से वर्कआउट करते हैं। जो बच्चे मेरी हेल्प कर सकते हैं साथ में हेल्प करो जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आपने। ठीक है, जल्दी से हम क्या करेंगे, अपना सबसे पहले प्रीवियस ईयर का हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। डन जी, चलिए जल्दी स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक ये कब का है, प्रीवियस ईयर का। ओपनिंग स्टॉक टू परचेज बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। प्रीवियस ईयर में कोई आइटम परेशान नहीं करेगा एक्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो हमारा एडिशन है उसके अंदर ऐड कर देंगे हम जो हमारा क्या था, रिटर्न ऑफ। कितने का रिटर्न ऑफ था वो भी हम देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से चेक करो, ओपनिंग स्टॉक है 27,570 का, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, परचेजेस भी गिवन है, और हमें क्या गिवन है, प्रीवियस ईयर की सेल्स भी है। क्या, प्रीवियस ईयर की सेल्स भी है। तो एक काम करते हैं, पहले प्रीवियस ईयर के आइटम्स पे ध्यान देते हैं। पहले प्रीवियस ईयर फोकस करते हैं। ये प्रीवियस ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का, ये भी प्रीवियस ईयर का, और सेल्स प्रीवियस ईयर की ये रही। इन चारों आइटम को पहले लो आप। ठीक है, ये आ जाएगा 27,570, और क्लोजिंग स्टॉक है दे रखा है बेटा 51,120।
पर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर एक रिटर्न ऑफ है। वो कितने का रिटर्न ऑफ था? अभी हमने निकाला था 2100 का। कितने का था? 3600 का स्टॉक था, वो 1500 में हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। 2100 का रिटर्न ऑफ है, इसको ऐड बैक कर दो मेरे बच्चे। क्या कर दो? इसको ऐड बैक कर दो। कोई दिक्कत? हाँ कि ना? यस और नो? सेल्स प्रीवियस ईयर की कितनी है मेरे बच्चों? जल्दी निकालो। 3,51,000। कोई दिक्कत? सेल्स है प्रीवियस ईयर की 3,51,000। और इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर का जीपी निकाल दोगे। 2 जीपी निकाल दो प्रीवियस ईयर का। जल्दी बताओ जीपी कितना आया। परचेज कितनी है? सॉरी परचेज नहीं लिखी मैंने। 271,350। कितना आया जीपी? 1,05,300। ये आ गया जीपी। और यहां से निकालो पहले जल्दी से जीपी रेशो। 1,05,300 डिवाइड बाय 3,51,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना आया? 30%। ये स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा। क्या हो गया मेरे बच्चे? स्टेप नंबर 1। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ आ रहा है स्टेप नंबर 1। तो दिक्कत नहीं सर। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2। हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल। पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल। चलिए जी, सबसे पहले जब ओपनिंग स्टॉक लेंगे यहां पर, तो आपको ध्यान रखना है जो यहां का क्लोजिंग स्टॉक है, ये कितना क्लोजिंग स्टॉक आया था? कोई बच्चा बताएगा? 53,220। इसके अंदर जो एबनॉर्मल गुड्स है वो 3600 के थे। 3600 को हम साइड में कर दिया हमने। और 53,220 में से 3600 गए, कितना बच गया? 49,620। इतना बच गया। बच्चों क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर उसके बाद हम यहां पे क्या लेंगे? परचेज। अभी की परचेज देखो, अब चेक करो। परचेज कितनी है? 75। सेल्स कितनी है? 91,500। अभी रुक जाना। अब क्या लिखा हुआ है? दीज वर सोल्ड इन मार्च फॉर 2700। बहुत खुशी हुई सुन के ये वाली बात। ये वाले गुड सेल हो गए, तो मतलब इनका ये तो सेल चले गए, तो बहुत खुशी है ये। तो यहाँ पे परचेज कितने की है? 75,000 की। कितने की परचेज है? अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट भी है। यस, हमें गुड्स रिसीव हुए पर हमने रिकॉर्ड नहीं करे। ठीक है, गुड्स को जो हमने रिसीव करा उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। 75 प्लस 15,000 कितना हो गया? 90,000। 75 प्लस 15 चेक करना, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यहां पर देख लो सारे बच्चे, यहां पे गिवन था। कहां है ये? 15,000 का आ गया जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब उसके बाद क्या करा हमने? बाय सेल्स। अब सेल्स के अंदर एबनॉर्मल सेल भी इंक्लूड है। सेल है हमारी कितनी? 91,500, पर उसमें से एबनॉर्मल सेल कितनी है? 2700। इसको माइनस कर दो। 88,800। ये आ गई हमारी नॉर्मल सेल। अब नॉर्मल सेल के ऊपर क्या लगता है? जीपी। जीपी कितना है? 30%। लगाओ यहाँ पे 26,640। कोई दिक्कत? पक्की बात है? अब उसके बाद यहां बचेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। मेरे बच्चे इसका तो क्लोजिंग स्टॉक होगा नहीं, पूरा सेल हो चुका है। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक क्या से इसका बचेगा? क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा आपका? राइट, 77,460। ये बच गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है मेरे बच्चे। आई बात समझ? कोई दिक्कत? 77,460। अब क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब स्टेप नंबर 3, हमें क्या निकालना है? क्लेम निकालना है। 77,460 माइनस सैल्वेज वैल्यू। जो गुड्स बच गए उनकी सैल्वेज वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी। वो सैल्वेज वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे?
वो सैल्वेज वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान दो सारे बच्चे, कितनी गिवन है 6300। कितनी है मेरे बच्चे 6300। अब एक कितना बचा ये 71,160। क्वेश्चन में चेक करो, क्या आपके पास क्वेश्चन में कोई पॉलिसी अमाउंट गिवन है क्या? आप ध्यान दो, पूरा ढूंढो क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट गिवन ही नहीं है कहीं पे, तो इसका मतलब आगे वाला स्टेप हम कर ही नहीं सकते, सिर्फ यहीं पे आकर रुकना पड़ेगा हमें। आई बात समझ? अब आपके मन में सिर्फ एक शंका आ सकती है, सर एबनॉर्मल वाला कॉलम आपने सॉल्व नहीं करा, इसको सॉल्व करके करना है तो कर लो आप, बाय ग्रॉस लॉस आ जाएगा। क्या आएगा? बाय। हमारा पर्पस है सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक निकालना, क्लोजिंग स्टॉक तो निकला ही नहीं यहाँ से, सेल हो चुका है, और कोई पर्पस है ही नहीं पूरे चैप्टर का हमारे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो बस यही हमारा इंश्योरेंस क्लेम है, अभी हम यही छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ बोलो बेटा। हाँ जी बेटा, आप देखो ना, ध्यान दीजिए, आप नीचे जाइए अपनी बुक के अंदर, आपका स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम दे रखा है। ठीक है, तो टेंशन मत ले आप एकदम, फिर प्रेजेंटेशन अलग है। उन्होंने इस वाले 15,000 को अपने आंसर के अंदर कहाँ पे ऐड करा है? नीचे जाके ऐड करा है, हमने यहीं पर ऐड कर दिया था। आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहो, एकदम आप आगे बढ़ो मेरे साथ। चलो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 समझ आ गया मेरे बच्चे? एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर 29 अगस्त को हमारे यहाँ गोडाउन में आग लग गई, पार्ट ऑफ द स्टॉक खराब हो गया हमारा। However, goods costing rupees 1,08,000 could be salvaged by incurring fire fighting expenses amounting rupees 4,700। इसका भी क्लेम मिलेगा, इसका भी क्या मिलेगा मेरे बच्चे? क्लेम मिलेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। अब ओ सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 2 लेना था अभी हमने, सॉरी। अब एक काम करते हैं, चलो पहले एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, इस 3 को बाद में करेंगे, रुक जाओ भी आप। ऑन 11/11/2017 the premises of Rocky Limited was destroyed by fire. The following information is provided। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। परचेज ये ओपनिंग स्टॉक और ये प्रीवियस ईयर का है, ये भी प्रीवियस ईयर, ये भी प्रीवियस ईयर, ये भी प्रीवियस ईयर, और ये क्या करंट ईयर, क्या है करंट ईयर। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 17, मतलब प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, ड्यू टू डैमेज 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक विच ओरिजिनली कॉस्ट फॉर ₹22,000 वाज रिटर्न ऑफ। कह रहे 22,000 का स्टॉक था, उसके अंदर से हमने 50% राइट ऑफ कर दिया, मतलब कितना राइट ऑफ कर दिया? 11,000। कोई दिक्कत? ठीक है। और इन जून 50% ऑफ दिस स्टॉक वाज सोल्ड। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? पूरा सेल करा दिया था मैंने, इस वाले क्वेश्चन में कितना सेल कराया? सिर्फ 50%, for ₹5,500 and balance of obsolete stock is expected to realize same price। मतलब 50% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब बैलेंस जो बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कह रहा है वो निकालोगे आप रियलाइजेबल वैल्यू पर। किस पे निकालोगे? अब सुनो मेरी बात, टोटल गुड्स थे वो 22,000 के, एबनॉर्मल गुड्स कितने के थे? 22 में से आधे गुड्स सेल हो गए, मतलब 11,000 के गुड्स 5500 में सेल हो गए, बाकी बचे कितने फिर? 11,000 के, तो उनकी वैल्यू भी कितनी होगी? 5500। तो जो एबनॉर्मल स्टॉक है यहाँ पे उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 5500। बस। जीपी रेशियो इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर सेल्स। स्टॉक सैल्वेज फ्रॉम फायर अमाउंटिंग ₹11,500। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट इन फायर। ठीक है, चलो जी एक काम करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 है। मुझे लगता है फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ एक चेंज नजर आ रहा है, वो क्या है? आपको जो स्टॉक है एबनॉर्मल वाला वो सेल नहीं हुआ। चलो एग्जांपल नंबर 2, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पर ये कब का होगा मेरे बच्चे? प्रीवियस ईयर का। कब का होगा मेरे बच्चे? प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हमने, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, फिर लेंगे हम परचेज, बाय लेंगे यहां सेल्स, और बाय क्या लेंगे यहां पर? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में क्या ऐड करेंगे? रिटर्न ऑफ। क्या ऐड करेंगे? रिटर्न ऑफ। ओपनिंग स्टॉक कितना है जल्दी चेक करो आप? 3,75,000। परचेजेस कितनी है? 5,20,000। सेल्स कितनी है? 8,55,000।
और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे बच्चे जल्दी बताओ 3,75,000। परचेज कितनी है 520। सेल्स कितनी है 8,55,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2 लाख। पहले यहां पर आएगा और एक इसके अंदर क्या था चेक करो। एक स्टॉक जो ओरिजिनली कितने का था मैं लिख रहा हूं पहले ओरिजिनल कॉस्ट थी उसकी 22,000 उसके ऊपर हमने राइट ऑफ कर दिया कितने का 11,000 का और ये राइट ऑफ ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है। तो हम इस रिटर्न ऑफ वाले पार्ट को ऐड बैक कर रहे हैं रिटर्न ऑफ वाले पार्ट को जितना राइट ऑफ करा है कितना राइट ऑफ करा है 11,000 कितना हो गया 2,11,000। आई बात समझ। यहाँ पे 2 जीपी अब जीपी आया आपका 1,71,000 टेंशन फ्री कोई दिक्कत। और यहां निकालोगे आप जीपी रेशो 1,71,000 डिवाइडेड बाय 8,55,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया 20%। कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं इसको। अब नीचे बढ़ेंगे हम आगे हम फिर दोबारा बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे मेरे बच्चे ये कब का है करंट ईयर का है। यहां आएगा पर्टिकुलर्स नॉर्मल एबनॉर्मल पर्टिकुलर नॉर्मल एबनॉर्मल। अब सुनो मेरी बात टू ओपनिंग स्टॉक वेरी मच यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल फॉर दैट। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 2,11,000 है हमने नॉर्मल बना के लिखा था यहाँ पे। अब इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 22,000 कितनी है 22। 2,11,000 में से 22 गया 189 राइट ये 189 है ये। अब करंट ईयर की परचेस अप टू डेट ऑफ फायर जो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर अगर आप जाके क्वेश्चन को ध्यान दोगे ठीक है करंट ईयर की परचेज अप टू डेट ऑफ फायर बेटा कितनी है वो आपकी 3,41,000 3,41,000। क्या इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट है आई थिंक कोई एडजस्टमेंट नहीं है प्लस माइनस ठीक है। उसके बाद यहां पे दे रखी है सेल। अब सेल के अंदर एक पहले एबनॉर्मल सेल है कह रहा है ये जो स्टॉक है ना इसका 50% स्टॉक हमने सेल कर दिया मतलब 11,000 का स्टॉक सेल करा वो भी 50% वैल्यू पर मतलब कितने में सेल करा 5,500। यहां देखो ध्यान से देखना है 50% ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 5,500। अब प्रॉब्लम क्या है पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो 50% सेल हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है बाकी जो क्लोजिंग स्टॉक हम निकालेंगे नॉर्मल वाला तो निकाल लेंगे 2 मिनट के अंदर अभी पर अब नॉर्मल में बाकी नॉर्मल की वैल्यू बाकी स्टॉक की क्या वैल्यू होगी या तो होगी ओरिजिनल कॉस्ट या तो होगी रिलाइजेबल वैल्यू बट यहाँ पे खुद बोला हुआ है रिलाइजेबल वैल्यू तो मतलब बाकी रिमेनिंग की रिलाइजेबल वैल्यू भी कितनी होगी 5,500। मेरी बात समझ आती है यस। अब आ जाओ अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है अब सॉरी पहले सेल्स देखो। अब टोटल मिला के जो सेल्स दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो सेल्स कितनी है मेरे बच्चों 4,35,500। चलो जी 4,35,500 में से लेस कर दो 5,500 कितनी रह गई 4,30,000 और यहां पे करेंगे हम 2 जीपी 86,000। सर इसकी कोई हमने बैलेंसिंग करनी है कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है छोड़ दो इसको एज इट इज ठीक है। अब बताओ मुझे यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा ये 20% था किसका 20% था इसका कितना आया 186। बात समझ आई। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था मेरे पास 1,86,000 प्लस 5,500 कितना हो गया मेरे बच्चे 500 1,91,500 का क्लोजिंग स्टॉक है माइनस सैल्वेज वैल्यू। क्या क्वेश्चन में कोई सैल्वेज वैल्यू गिवन है क्या कितनी गिवन है 11,500। इसमें नहीं है बेटा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है वो गलती से कितना आ गया ये एक्चुअल लॉस कितना हो गया 1,80,000। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं सर
अब एक बात जो ध्यान रखनी है, सपोज इंश्योरेंस क्लेम गिवन होता, सॉरी यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी गिवन होती है हमें, सर कितनी गिवन होती है, मैं अज्यूम कर रहा हूं। सपोज इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी जो होती है वो होती कितने की, वो थी 1,80,000 की। कितने की थी, 1,80,000 की। अब यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 191, और इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की है 180। अब इंश्योरेंस क्लेम जो एडमिसिबल क्लेम है हमारा, वो क्लेम कितना मिलता है हमें, ध्यान दो। लॉस कितना हुआ 1,80,000 डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 191,500 मल्टीप्लाइड बाय 1,80,000 कितना हुआ 169 191। बस ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, 169 191 ये हमारा होता। डन, यहां तक समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, कोई दिक्कत? हाँ बोलो बेटा। मैंने अज्यूम करा है बेटा, ये क्वेश्चन के अंदर ये अजम्पशन है मेरी, ये अज्यूम करा, होती तो क्या होता। आओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। On 29th August, the godown of trader caught a fire and a large part of stock of goods were destroyed. However, the goods costing rupees 1,08,000 could be salvaged, incurring the firefighting expense of 4,700. कह रहा है जी आग लग गई और 1,08,000 गुड्स बच गए, पर हमें कुछ खर्चे करने पड़े 4,700 के। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर का है, परचेज प्रीवियस ईयर की है, करंट ईयर की परचेज। अब द कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्या करेंगे इसको माइनस। कॉस्ट ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय ट्रेडर, क्या करेंगे इसको माइनस। ये दोनों करंट ईयर के हैं। सेल्स दे रखी है प्रीवियस ईयर की और सेल दे रखी है अप टू डेट ऑफ फायर की। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला फायर फाइटिंग के लिए हम आपको पे करेंगे, पर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी दे रखी है, इंश्योरेंस पॉलिसी 9 लाख विद एन एवरेज क्लॉज। क्या दे रखा है, विद एन एवरेज क्लॉज। ठीक है जी। अब क्वेश्चन के अंदर बेस्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ पर एबनॉर्मल स्टॉक नहीं है। क्या नहीं है आपके पास, एबनॉर्मल स्टॉक नहीं है। आई बात समझ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहीं पे कर रहा हूं मैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं बेटा जल्दी से, छोटा सा। 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा प्रीवियस ईयर का 7,10,500। 2 परचेज कितनी है प्रीवियस ईयर की 56,79,600। बाय सेल्स प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी है 80 लाख। बाय क्लोजिंग स्टॉक प्रीवियस कितना है 7,90,100। और यहाँ आएगा 2 जीपी प्रीवियस ईयर का। कितना जीपी आया, कोई बच्चा बताएगा जल्दी से। हाँ जी कितना आ रहा है 24 लाख। और इसकी हेल्प से क्या निकाल दोगे आप, जीपी रेशो। क्या निकालोगे, जीपी। 24 लाख अपॉन 80 लाख इंटू 100 कितना होगा मेरे बच्चे 30%। क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। पर इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या देख रहे हो, जब करंट ईयर के पास जाएंगे हम, कहा जाएंगे जब हम करंट ईयर। यहां तक हो गया आपका, समझ आया यहां तक। जल्दी करो आप, जो बच्चे कर रहे हैं साथ साथ, तो जल्दी जल्दी कवर अप करें। ठीक है, कर लिया बेटा आपने। अब हमें जब करंट ईयर का क्या बनाना है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक जो होगा प्रीवियस ईयर से कॉपी मारेंगे। प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था, वो क्लोजिंग स्टॉक कितना था 2 लाख, नहीं सॉरी कितना 7 लाख। चलो मैं यहीं पे कर देता हूं। 2 ओपनिंग स्टॉक कितना 7,90,100। 2 परचेज, करंट ईयर की परचेज कितनी है बेटा 33 लाख। करेंगे बेटा करेंगे,
33,10,700 माइनस फ्री डिस्ट्रीब्यूशन था और ड्रॉइंग्स थी। हमने जो सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर 41, ड्रॉइंग्स कितनी 2,000 की, दोनों माइनस कर दो। 41,000 और 2,000 दोनों माइनस कर दो, कितना बच गया? ठीक है, यहाँ पे बच गया आपके पास कितना? 32,700 ये बच गया आपके पास। परचेज करने के बाद, ठीक है, यहां पर आ गई बाय सेल्स। सेल्स कितनी है आपके पास? 45,36 ये आ गई सेल्स। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो भी हमने निकालना है, यहां से हम जीपी निकाल देंगे। जीपी रेशो कितना था? 30% था, तो 45,36,000 का 30% कितना है? हाँ जी, 13,60,800। और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? क्लोजिंग स्टॉक कितना बची थी बताओ बेटा? आई थिंक 8,82,600 ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, वो चेक कर लेना आप। अब क्लोजिंग स्टॉक है मेरा कितना? 8,82,600 लेस करेंगे सैल्वेज वैल्यू कितनी है बेटा? 1,08,000 लेस करेंगे फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस कितना है? 4,700। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी ये तो क्लेम मिलेगा ना, ये तो ऐड करेंगे, सॉरी इसको, हाँ बेटा इसको ऐड करना है। क्लेम कितने का हो गया आपका? 7,79,300। इस क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट जो सिखाने लायक था वो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस थे, उसको हम ऐड करते हैं। अब एक बात जो ध्यान रखनी है यहाँ पे बहुत ज्यादा आपने, वो क्या ध्यान रखनी है मेरे बच्चे, कि इंश्योरेंस कंपनी से हमने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की कराई थी? आप ध्यान दो, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी थी हमारी 9 लाख की, ठीक है, और जिस दिन आग लगी उस दिन क्लेम कितने का था? सॉरी क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 8,82,000। तो इसका मतलब क्या हो गया? ओवर इंश्योरेंस। ओवर इंश्योरेंस है तो पूरा क्लेम मिलेगा, टेंशन खत्म, फुल क्लेम। एवरेज क्लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कब निकाले इन्होंने गुड्स? ये भाई वो कह रहे फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ फायर तक लिखा हुआ है, इस टाइम पीरियड में निकाले हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल टू डेट ऑफ फायर तक लिखा हुआ है, ये नहीं बोल रहा 1 अप्रैल को निकाले हैं। आई बात समझ? 1 अप्रैल को निकाले होते सही बात है, ओपनिंग स्टॉक से माइनस कर सकते थे, पर लिखा ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा समझना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 आओ जल्दी से, बात समझ आ रही है? On 1st April, the stock of Mr. H. Hari Prasad was destroyed by fire, but sufficient record was saved from the following particular: opening stock, closing stock, purchases, sales, purchase, sales. In valuing the stock as per balance sheet, 4,600 had been written off on the certain item which was poor selling line. Original cost कितनी है? 13,800। और राइट ऑफ कितना करा है? यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न ऑफ दे रखा है, रिटर्न ऑफ कितना है? 4,600। तो एड बैक कितना करेंगे? 4,600। अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 500 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 6,900 एंड रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ टू बी एस्टिमेटेड ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। क्या लिखा मेरा बच्चा? ओरिजिनल कॉस्ट। 3 टाइप के क्वेश्चन में लेकर आ गया आपके लिए।
टाइप नंबर 1 मेरी क्या थी, जहां पे पूरा स्टॉक सेल हो गया। टाइप नंबर 2 क्या थी, आधा स्टॉक सेल हुआ। आधे स्टॉक जो सेल हो गया उससे प्रॉब्लम नहीं, जो स्टॉक सेल नहीं हुआ जो क्लोजिंग स्टॉक में उससे प्रॉब्लम है। क्लोजिंग स्टॉक में जो स्टॉक था उसकी वैल्यू क्या लेंगे, ये बात हमें ध्यान देनी थी यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू आप जो लोगे या तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लोगे या तो किस पे लोगे आप, रिलायजेबल वैल्यू पे। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो रिलायजेबल वैल्यू पे लोगे, किस पे लोगे, रिलायजेबल वैल्यू पर। बट क्वेश्चन में अगर गिवन है ठीक है तो ओरिजिनल कॉस्ट ही लोगे। बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं जिसमें आपको दिक्कत करे। वैल्यू ऑफ स्टॉक सेल्वेज्ड इतना, इंश्योरेंस पॉलिसी ये है, सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। पर 5 मिनट लगा लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी करके देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इस चैप्टर में यही सब्जेक्ट मैटर था। अगर नॉर्मली इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का तो ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाएगा, और मेरे ख्याल में तुम ट्रेंड हो गए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, माइंड आपका पूरा ट्रेंड हो गया एबनॉर्मल स्टॉक के ऊपर। किसके ऊपर, एबनॉर्मल स्टॉक के ऊपर। ठीक है मेरे बच्चे, तो एबनॉर्मल स्टॉक की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 4, एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए जी, एग्जाम्पल 4। क्या बनाओगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त प्रीवियस ईयर का हमारे पास क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक 147 है, क्लोजिंग स्टॉक 159 200 है, ये परचेज है और ये सेल है। अब इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हम ऐड कर देंगे कितना, 4600, बस ये बात ध्यान रखनी है। चलिए जी, आइए जी, टू ओपनिंग स्टॉक कितना था मेरे बच्चे, 1,47,000। टू परचेज कितनी है मेरे बच्चे, 7,96,000। बाय सेल्स, सेल्स है 9,74,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है यहाँ पे कितना दे रखा है मेरे बच्चे, 159,200। क्या उसमें एडजस्ट कर दिया आपने, हाँ रिटर्न ऑफ एडजस्ट कर दिया, रिटर्न ऑफ को प्लस करो, कितना है, ठीक है जी। और इस तरीके से करके आपके पास क्या आएगा, जीपी आएगा। जीपी कितना आया, 2 जीपी 194,800 और जीपी रेशो कितना आएगा, 194 डिवाइडेड बाय 4,74,000 मल्टीप्लाई, हाँ जी 974 है ये, कितना आ गया 20%। कोई दिक्कत, ये तो अब 2 मिनट में हो गया आपका। इसमें तो सिर्फ एक है रिटर्न ऑफ ऐड करना है। अब आ जाओ जल्दी से आप, फिर दोबारा बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट, पर ये मेमोरेंडम वाला होगा और ये कब का होगा, करंट ईयर का। कब का होगा, करंट ईयर का। नॉर्मल, एबनॉर्मल, टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक को 2 पार्ट में डिवाइड करना है हमने। जो स्टॉक रिटर्न ऑफ हुआ था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 13,800, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ले लो 13,800। बाकी रिमेनिंग स्टॉक कितने का रह गया, कोई बच्चा बताए, हाँ जी 1,50,000। टू परचेज ले लो ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड की जो हमारी परचेज थी वो परचेज कितनी थी हमारी, मतलब टू डेट ऑफ फायर 3,24,000 बाय सेल्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल। अब रुको, जो एबनॉर्मल स्टॉक था उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जो एबनॉर्मल स्टॉक था, ध्यान से देखो,
जो एबनॉर्मल स्टॉक है उसकी वैल्यू है 13,800। कह रहे इसमें से एक स्टॉक है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है कितनी, 6,900, उसको मैंने लॉस पे सेल कर दिया। लॉस कितना है, 500, तो सेल वैल्यू कितनी हो गई, 6,400। अब 13,800 में से 6,900 लेस करो, कितना बचता है, 6,900 ही बचता है, जो बैलेंस स्टॉक है। क्या है मेरा बैलेंस स्टॉक। वो कह रहा है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट। क्या है उसकी वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट। बस सारा खेल ही यही था पूरे टॉपिक का, और साथ में थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी आपके पास, वो भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर अप करता हूँ। अभी आपने फ्री सैंपल की देखी, ड्राइंग्स की देखी, सेल्स की देखी थी, एक हमने बीच में परचेज कर लिया पर उसको इंक्लूड नहीं करा। ठीक है जी। अब सेल्स के अंदर हम यहाँ पे नॉर्मल सेल लेंगे कितनी, 6,400। जो नॉर्मल सेल दे रखी है टोटल मिला के वो कितनी दे रखी है, आप चेक करो यहाँ पर, 4,62,400 माइनस कर दो, कितना, इसमें से माइनस करना है। आप जब माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस करके 4,56,000। आई बात समझ, कोई दिक्कत, हाँ जी, ऑल वेल। अब यहां पे आया बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओ सॉरी, पहले क्या आएगा यहाँ पर, जीपी। जीपी कितना है बेटा, 91,200। आई बात समझ, ठीक है। और बाकी इसका तो छोड़ दो आप, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6,900, ये आ गई 6,900। और इसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आई, 1,09,200। 1,09,200, हाँ जी यही आया। अब देखो यहां पर आप, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 1,09,200 प्लस जो एबनॉर्मल वाला था 6,900, माइनस कर दो सैल्वेज वैल्यू। जो गुड्स की सैल्वेज वैल्यू थी, सैल्वेज वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, 11,600 दे रखी है। क्या दे रखी है, 11,600। एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 1,04,500। पर इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी रखी थी आपने, चेक करो, वो है 1,00,000 की। इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है, 1,00,000 की। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,09,000। तो अंडर इंश्योरेंस है, अंडर इंश्योरेंस में हम क्या लगाते हैं, एवरेज क्लॉज। तो उसका एडमिसिबल क्लेम जो कितना हो जाएगा, 1,04,000, 1,04,500 डिवाइडेड बाय 1,09,200 मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000, कितना हो गया मेरे बच्चे, 696। पहले मुझे बताओ यहां तक ठीक है जी, नहीं है, पहले ये बताओ। बढ़िया एकदम, ऑल इज वेल, समझ आया। ठीक है, तो ये मेन खेल यहां पर यही था सारा का सारा। ये टॉपिक समझ आ गया। अब आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का, एग्जांपल नंबर 5। जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, वरना समझा के छोड़ दूंगा मैं। ठीक है जी। ऑन 30th March फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ सूरज ब्रदर्स। ठीक है, द कंसर्न हैड टेकन द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 60,000 सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। अब दे रखा है 1 Jan से 30 June। स्टॉक एज पर लास्ट बैलेंस शीट ये दे रखा है। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी 30,000, माइनस कर देंगे 30। वेजेस इंक्लूड इंस्टॉलेशन वाला, ये भी माइनस कर देंगे। सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, इतना 2,75,000। नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 है ये बेटा, 2/3 ऑफ द गुड्स ऑन अप्रूवल। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 1/3 2/3 कितना अप्रूवल आया कितना अप्रूवल नहीं आया। अब सेल्स के अंदर कुछ गुड्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी कस्टमर के पास पड़े हुए हैं, चाहे वो अप्रूवल पे हो, चाहे वो अप्रूव्ड हो, चाहे जो मर्जी हो, मुझे मतलब नहीं है, पर हमारे पास नहीं है तो अच्छी बात है। इन शॉर्ट की स्टोरी बताऊंगा, अगर आप समझना,
अगर गुड्स हमने भेजे हुए अप्रूवल बेसिस पर, ठीक है, अगर वो अप्रूव्ड हो गए तो वैसे भी कस्टमर के, अच्छी बात है, सेल हो गई। जो अप्रूव नहीं हुए तो सेल तो नहीं हुई, पर फिजिकली हमारे पास आए नहीं वापस, पेंडिंग वाले। क्या है वो? पेंडिंग वाले। तो हम मानेंगे ये भी सेल में रहने देंगे इसको, मतलब मानेंगे क्या, ये गुड्स क्या है, सेल ही हो गए। हम मानेंगे गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए, तो ये गुड्स तो है ही नहीं ना हमारे पास, डिस्ट्रॉय कहां से होते हैं? तो इसलिए अप्रूवल वाले में अगर पेंडिंग अप्रूवल है, सुनो, अगर पेंडिंग अप्रूवल है और या फिर क्या है, दैट इज अप्रूव्ड है, दोनों केस के अंदर इग्नोर करना है। क्या करना है इसको? प्रोवाइडेड वो सेल के अंदर ऑलरेडी क्या इंक्लूड हो, तो सेल्स के अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूड है, इसको इग्नोर कर दो। तो मतलब इसके अंदर ऑलरेडी सेल मान के चलो इसको। तो अप्रूवल वाले पॉइंट को इन शॉर्ट क्या मानेंगे कि हमारे पास गुड्स वो है ही नहीं, वो गुड्स किसके पास है? कस्टमर के पास है। तो उनमें तो वैसे भी आग नहीं लगी, तो अच्छी बात है, वो सेल्स का पार्ट रहने दो, सेल्स में इंक्लूड है, सेल्स का पार्ट रहने दो, ठीक है। बस एवरेज जीपी क्या है? 20%, बहुत अच्छी बात है। वैल्यू ऑफ सेल्वेज कितना है? हाँ, अगर मान लो ये रिटर्न आ जाते तो फिर सेल्स का पार्ट नहीं होते, फिर लेस कर देते। क्या करते इसको? सेल्स से लेस। तो इसका मतलब सोगा वाले केस के अंदर तीन चीजें हो सकती हैं, लिखना है तो लिख लो। एक तो अप्रूव्ड हो गए, अगर वो ऑलरेडी क्या है, वो इंक्लूडेड इन सेल्स, जो कि होते भी हैं। एक तो पेंडिंग है, और एक क्या हो गए? रिटर्न हो गए। अगर अप्रूव्ड है और पेंडिंग है तो नो ट्रीटमेंट, अगर रिटर्न है तो गुड्स हमारे पास आ गए थे, सेल्स तो है ही नहीं, फिर वो माइनस कर दो। एक्चुअल में ये भी सेल्स नहीं है, पर हमारा पर्पस जीपी निकालना थोड़ी है, हमारा पर्पस तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना है। उस दिन कितना स्टॉक था हमारे पास, ये तो गुड्स स्टॉक में थे ही नहीं, तो हमने सेल्स में इनको रहने दिया। क्या रहने दिया हमने? सेल्स में, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ये ट्रीटमेंट मैंने लिख दिया आपकी। क्या चीज? क्या भाई, जब मैं ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूड कर रहा हूँ इसको, सुनो, पेंडिंग वाले को ऑलरेडी किस में इंक्लूड कर रहा हूँ? सेल्स में। रिटर्न वाला तो भाई मैं सेल्स से माइनस कर दूंगा ना उसको, तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करना है भाई, क्लोजिंग स्टॉक है थोड़ी मेरे पास। जब मैं सेल्स में से माइनस कर रहा हूँ, दिमाग लगा, तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे याद करके रख लो आप, ये लिखना है तो लिख के रख लो, सोगा वाले की ट्रीटमेंट। तो सारे मेजर पॉइंट्स मैंने कवर अप कर दिए यहाँ पर आपके, किसके? दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, ठीक है। लगभग हमें 1 घंटा लगा इस पॉलिसी, इस वाले टॉपिक को खत्म करने में। लॉस ऑफ स्टॉक हमने कॉन्सेप्ट समझा पहले बेसिक, और फिर उसके बाद हमने क्या करें? लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी समझी। मेरे ख्याल में यहाँ तक एकदम ठीक है, बढ़िया है, तैयार हो गए चैप्टर। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते वक्त हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी करनी, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है ये वाला, ठीक है, पर जल्दी से देखते हैं इसको भी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी जब बात करते हैं हम, तो दो टाइप के हमारे क्लेम मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे? दो टाइप के क्लेम। क्लेम नंबर 1 क्या? लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये क्लेम 1। और क्लेम 2 क्या मिलता है? दैट इज एनी इंक्रीज इन वर्किंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ वर्किंग, एनी इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जब आग लग जाती है, इतनी मेजर आग लग गई कि हम काम भी नहीं कर पा रहे, मेरी सेल्स इफेक्ट हो गई, लॉस ऑफ सेल हो गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया, और इंक्रीज वर्किंग एक्सपेंसेस हो गए, तो इंश्योरेंस कंपनी से अगर उसकी भी आपने पॉलिसी ले रखी है तो आपको उसका भी कंपनसेशन मिलता है आपको, बट यू हैव टू कैलकुलेट। क्या करना है आपको? कैलकुलेट करना है मेरे बच्चे, ठीक है जी। अब इसके आपको अलग अलग स्टेप्स दे रखे हैं। अब ये स्टेप्स इन्होंने दे रखे हैं, पर मैं शॉर्टकट में पहले अपने आप लिखवाऊंगा। आपको पढ़ना है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे के सारे स्टेप्स दे रखे हैं, पर आपको पता है मैं तो एकदम शॉर्टकट में अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ऑलरेडी एक बार ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। पहली बात, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, थोड़ी फास्ट रिवीजन होती है एकदम। पर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में स्टेप नंबर 1 सबसे पहले निकालते हैं इंडेमनिटी पीरियड, आईपी। इंडेमनिटी पीरियड मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए वो कंपनसेट करेंगे आपको। से फॉर एग्जांपल ये 1 अप्रैल को आग लगी, सॉरी 1 अप्रैल का ईयर है 31 मार्च तक, और जो आग लगी थी वो कब लगी थी? आग लगी थी 1/5 को, और आप इफेक्टेड रहे कब तक? 1/10 तक। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड यहां से लेके यहां तक का, ये पीरियड ऑफ इंडेमनिटी है। कितना हो गया? 1 मई से 30/9 तक कितना है? कोई बच्चा बताएगा? 6 महीने हो गए क्या? नहीं, 5 महीने हो गए। कितने हो गए?
5 महीने हो गए, कोई दिक्कत? 5 मंथ्स के लिए आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 4 महीने की थी तो 4 महीने का आपको क्लेम मिलेगा। पॉलिसी 6 महीने की थी तो 5 महीने का, क्योंकि एक्चुअल लॉस कितने का है? 5 महीने का है ना। तो इंडेमनिटी पीरियड और जो आपका इंश्योरेंस कवरेज का पीरियड है, विच एवर इज लोअर होता है, विच एवर इज लोअर। कोई दिक्कत? स्टेप नंबर 1 इंडेमनिटी पीरियड चेक करना होता है, पर उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं आता हमारे क्वेश्चंस के अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेप नंबर 2 मैं निकालता हूं यहाँ जीपी रेशो। क्या निकालता हूं मेरे बच्चे? जीपी रेशो। तो यहाँ पे अलग तरीके से एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? दैट इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को सिर्फ कवर करा इन्होंने, ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं लिया इन्होंने। कह रहे हैं सिर्फ आप जब जीपी निकालोगे तो इंश्योर्ड वालों को इंक्लूड करोगे, अनइंश्योर्ड को इंक्लूड। तो एक तरीका और भी था इसका। सर क्या तरीका है आपके पास? एक और ऐसे भी कर सकते थे, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा जीपी माइनस अनइंश्योर्ड, ऐसे भी निकाल सकते हो, वन एंड सेम थिंग। एनपी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग मतलब फिक्स चार्जेस। स्टेप 2। स्टेप 3 मैं तो भाई अपने अकॉर्डिंग स्टेप लिखवाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लिखवाने में, तो इसलिए लिखवा रहा हूं, मैं आपको पढ़वा नहीं रहा हूं। स्टेप 3 में क्या होता है मेरे बच्चे? स्टेप 3 के अंदर हम निकालते हैं क्या यहां पर? दैट इज लॉस ऑफ सेल्स, लॉस ऑफ सेल। अब उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए? दैट इज स्टैंडर्ड सेल। क्या चाहिए मेरे बच्चे? स्टैंडर्ड सेल। सर स्टैंडर्ड सेल क्या होता है? सर वो कहता है कि देखो इस जिस पीरियड टाइम पीरियड में आग लगी प्रीवियस ईयर में, किसमें बेटा? प्रीवियस ईयर में इसी टाइम पीरियड में कितनी आपने सेल करी थी? प्रीवियस ईयर में इसी टाइम पीरियड में आपने कितनी सेल करी थी, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड सेल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? उसको हम स्टैंडर्ड सेल। मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, बस अभी समझा रहा हूं। तो स्टैंडर्ड सेल ले लो, प्रीवियस ईयर में इसी टाइम पीरियड में हमने मान लो 10 लाख की सेल करी थी। कितनी करी थी? सब। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट देगा, एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीज। अब ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्ट हो सकता है हर साल हमारी सेल 10% बढ़ती है, तो इस साल हम कितनी सेल कर पाते? 10 लाख के ऊपर 1 लाख और ऐड कर दो मेरा बच्चा, कितना हो गया? सॉरी यार, 10 लाख प्लस एडजस्टमेंट हो गया कितने का? 1 लाख का, कितना हो गया? 11 लाख। माइनस करेंगे एक्चुअल सेल, ये होगी एडजस्टेड, इसको कहते हैं एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर या स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड टर्नओवर या स्टैंडर्ड सेल कुछ भी, माइनस एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल मान लो करी 2 लाख की, तो लॉस ऑफ सेल कितनी हो गई हमारी? 9 लाख। कितने का हो गया मेरे बच्चे? 9 लाख का। ये स्टेप नंबर 3 क्या था आपका? ये स्टेप नंबर 3। अब क्या निकालोगे? लॉस ऑफ प्रॉफिट स्टेप नंबर 4 के अंदर। मैं जानबूझ के यही कर रहा हूं। स्टेप 4 लॉस ऑफ प्रॉफिट। सर लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे? स्टेप 2 के अंदर जीपी रेशो था, स्टेप 3 के अंदर लॉस ऑफ सेल है। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? जो आपका एक्चुअल लॉस ऑफ सेल है मल्टीप्लाइड बाय जीपी रेशो। 9 लाख मान लो 20% है, कितना हो गया? 1,80,000। स्टेप 4 समझ आ गए? 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1 इंडेमनिटी पीरियड किसी काम का नहीं है। स्टेप नंबर 2 यू हैव टू फाइंड आउट द जीपी रेशो, बट जीपी रेशो डायरेक्टली निकलेगा। यहाँ पे जीपी रेशो के निकालते हो, जीपी के अंदर सिर्फ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लेंगे हम, अनइंश्योर्ड को हम नहीं लेंगे, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको? दैट इज कि लॉस ऑफ सेल निकालोगे। लॉस ऑफ सेल निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए स्टैंडर्ड सेल, मतलब प्रीवियस ईयर में सेम टाइम पीरियड में, कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में कितनी सेल हुई थी? 10 लाख की। और
अगर आपको लगता है हर साल थोड़ी थोड़ी सेल हमारी बढ़ती है, एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन होगा 10%, 20%, उसको एडजस्टमेंट को ऐड करो तो कितना हो गया आपका ये 11 लाख, माइनस कर दो उसमें से एक्चुअल सेल जो आपने अभी करी है ड्यूरिंग आफ्टर फायर 2 लाख की, और लॉस ऑफ सेल कितने का हो गया आपका 9 लाख का। बोल बेटा क्या हो गया? एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर कर लो आप, सेल की जगह वर्ड यूज कर लो टर्नओवर। आई बात समझ? कोई दिक्कत? मेरे बच्चे फिर उसके बाद क्या होगा आपका स्टेप 5। अब क्लेम नंबर 2 की बात करेंगे, दैट इज इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चे? इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग की बात करेंगे यहां पर हम, ठीक है। तो उसमें बोलते हैं अलाउएबल एक्सपेंसेस का क्लेम लेंगे हम। कितने एक्सपेंसेस को वो अलाउ करेगा इंश्योरेंस कंपनी? तो नंबर 1 वो क्या बोलता है आपको यहाँ पे क्या लेना है, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो आपके हुए हैं ड्यू टू फायर, जो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग है। क्या इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग? आग लगती है हमारे प्रीमाइसेस में, हम काम नहीं कर रहे, हमने एक और प्रीमाइसेस रेंट पे लिया तो उसका भी वो कंपनसेशन देंगे। बी पार्ट वो बोल रहे हैं क्या आपसे, दैट इज जो आपकी एडिशनल सेल है ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। बोल देखो, अच्छा एक्चुअल सेल कितनी दे रखी है 2 लाख, कितनी रखी है 2 लाख। अब ध्यान देना ये पॉइंट कनेक्टेड है आपस में। अब आग लग गई मेरे प्रीमाइसेस से, अगर मैं काम करता तो क्या रहा 1 लाख की सेल होती, तो इसका मतलब मैंने नया प्रीमाइसेस लिया तो वहां से सेल कितने की हुई मेरे बच्चे 2 लाख की, तो एडिशनल सेल कितनी हो गई 1 लाख की। अगर वो एडिशनल सेल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मानेंगे पूरी की पूरी 2 लाख की जो सेल हुई है ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस, नया प्रीमाइसेस नहीं लेते तो सेल हम नहीं कर पाते। ये बात समझ आ रही है? तो ये चीज हो गई। और मल्टीप्लाई करो इसको जीपी रेशो से। किससे करो? जीपी रेशो से। मान लो ये पूरी की पूरी 2 लाख है, 2 लाख का 20% में एग्जांपल ले रहा हूँ 40,000, और एक्चुअल एक्सपेंस करे कितने आपने 50,000। इंश्योरेंस कंपनी नाराज हो गई आपसे, 50,000 खर्च करके तुम इंश्योरेंस कंपनी को कितना बेनिफिट दे रहे हो? सिर्फ 40 का, क्योंकि आपने जो 2 लाख की सेल करी वही बस यहाँ पे मैंने लेस करी इंश्योरेंस कंपनी ने। अरे बेटर तो मत करता यार, इससे क्या होता है यहाँ पे जीरो ही आता ना, तो आने था जीरो। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तब इंश्योरेंस कंपनी 11 लाख का 20% निकालती, ठीक है। तो 11 लाख का 20% कितना होता है निकालो आप, 220, ठीक है। और अभी कितना हुआ 180, वो 40,000 डिफरेंस ही तो आया। चलो जी, थर्ड क्या बोल रहा है वो, सी पार्ट, एक्चुअल एक्सपेंस ले लो मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर और डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर प्लस, सर क्या प्लस कर रहे हो, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। कह रहे क्वेश्चन में कोई अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं तो इस वाले पॉइंट का खेल है, अदरवाइज ये पॉइंट किसी काम का नहीं। मान लो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग 0 है तो ये दोनों सेम हो गए, कट गया, जो ऊपर वाला पॉइंट था ये सेम हो गया। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अगर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं तो थोड़ा सा आपका जो अलाउएबल एक्सपेंस है थोड़ा सा कम हो जाएगा, प्रोपोर्शनल थोड़ा सा क्या होगा कम। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये एनुअल टर्नओवर है क्या? सर ये एनुअल टर्नओवर क्या है? तो मैं आपको आंसर देता हूं। एनुअल टर्नओवर मतलब क्या है कि वो टर्नओवर जो जिस दिन आग लगी उससे पिछले 12 महीने की जो टर्नओवर होती है, इमीडिएटली 12 मंथ्स बिफोर, उसको कहते हैं एनुअल टर्नओवर। क्या बोलते हैं इसको हम? एनुअल टर्नओवर। और ये एनुअल टर्नओवर जो होती है ना, यहां तक लिख लिया आप सबने? अब इन तीनों में से जो लीस्ट होता है पहले समझो, वो अलाउएबल एक्सपेंस है। बोल बेटा बोल, क्या दिक्कत है? इन तीनों में से जो लीस्ट है वो क्या है? हमारा अलाउएबल एक्सपेंस। क्या है मेरा बच्चा? वो अलाउएबल एक्सपेंस। कोई दिक्कत?
मान लो ये आ गया से फॉर एग्जांपल 39,000, तीनों में से सर 39 नहीं आएगा, ये आया 43, 48 आया से फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा कम आएगा इससे, थोड़ा सा, ज्यादा कम नहीं होगा। सबसे लीस्ट क्या है 40, तो अलाउएबल एक्सपेंस कितने हो गए 40। बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा दैट इज ये एनुअल टर्नओवर क्या होती है, पॉइंट नंबर 6 के अंदर, स्टेप 6। टेक्निकली स्टेप 6 को वर्किंग नोट में भी कर सकते हो, ठीक है। एनुअल टर्नओवर क्या है, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स की टर्नओवर, जो इमीडिएटली डेट ऑफ फायर से पिछले 12 महीने की टर्नओवर, वो मान लो दे रखी है हमें 20 लाख। कितनी कीमत है मेरे बच्चे, 20 लाख, प्लस इसके अंदर वही एडजस्टमेंट करेंगे 10% वाला, मैं एज्यूम कर रहा हूं 10%, बिकॉज पीछे भी मैंने 10% एज्यूम कर रखा, तो कितना हो गया 2 लाख। तो ये हो गई एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, कितना हो गया 22 लाख, कितना हो गया 22 लाख। और इसके ऊपर जीपी निकाल दो, प्लस जो जीपी है मान लो 20% है, तो कितना हो गया 22 लाख का 20%, 4,40,000। ये क्या हो गया मेरा इंश्योरेबल अमाउंट भी हो गया, क्या हो गया मेरा ये इंश्योरेबल अमाउंट। याद करो जब स्टार्टिंग करी थी मैंने, इंश्योरेबल अमाउंट क्या है, यही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है मेरा ये इंश्योरेबल अमाउंट, नीचे अभी चेक करने के लिए काम करेगा, अंडर इंश्योरेंस है या फिर क्या है हमारी ओवर इंश्योरेंस। कोई दिक्कत, ये आ गया। उसके बाद स्टेप 7 हम क्या करेंगे, क्लेम्स को लेंगे, जो लॉस ऑफ प्रॉफिट का था उसको ले लो, उसमें ऐड कर दो लॉस सॉरी अलाउएबल एक्सपेंसेस। पर इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि कुछ सेविंग्स भी तो करी होगी ना तुमने, सेविंग को लेस करो, अगर कोई सेविंग है तो ये लेस करो, और ये हो गया आपका क्या, दैट इज नेट क्लेम। ये तो तुम मांग रहे हो नेट क्लेम, पर इंश्योरेंस कंपनी इसके ऊपर क्या लगाएगी अब आपके ऊपर, एवरेज क्लॉज। अब वो एवरेज क्लॉज लगाकर चेक करेंगे अंडर इंश्योरेंस है या फिर ओवर इंश्योरेंस। ओवर इंश्योरेंस है तो पूरा दे देंगे, अगर अंडर इंश्योरेंस है तो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। हाँ जी बेटा बोल। पहले चेक नहीं होगा ओवर है या अंडर है, पहले मतलब आपने वाले एवरेज क्लॉज है फिर चेक करेंगे। हाँ मतलब एवरेज क्लॉज मतलब देखेंगे, चेक करेंगे, सॉरी। हाँ अब सुनो, इस टॉपिक में तुम्हें बहुत कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन किस चीज को लेकर, टर्नओवर्स को लेकर, किसको लेकर, टर्नओवर्स को लेकर। आओ टर्नओवर के बारे में समझते हैं। टर्नओवर आपके पास दे रखी होगी एक प्रीवियस ईयर की टर्नओवर, जो यूज होगी जीपी रेशो में, और जिसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, ध्यान रखना। एक होगी टर्नओवर कौन सी वाली, स्टैंडर्ड टर्नओवर, जो क्रॉसपॉन्डिंग टू इंडेमनिटी पीरियड है। इसके अंदर क्या करना है आपको, एडजस्टमेंट देनी है, किस चीज की, इंक्रीज की। उसके बाद क्या है एक्चुअल टर्नओवर, क्या है मेरे बच्चे, एक्चुअल टर्नओवर, जो काम कहां पे काम करेगी वो, ये दोनों स्टैंडर्ड टर्नओवर एक्चुअल टर्नओवर, ये कहां पे काम करेंगी, आपकी लॉस ऑफ सेल निकालने में, क्या लॉस ऑफ सेल में काम करेंगी। और लास्ट आ गया एनुअल टर्नओवर, क्या आ गया, एनुअल टर्नओवर। तो एनुअल टर्नओवर ये 12 महीने की है इमीडिएटली डेट ऑफ फायर से, और इसके अंदर हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, ये एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इंक्रीज डिक्रीज की, पहली बात समझ आई ये वाली बात। दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है इसके साथ, पता है क्या ध्यान रखना है, ये इंश्योरेबल अमाउंट बनेगा, क्या बनेगा हमारा ये इंश्योरेबल अमाउंट। एक तो एवरेज क्लॉज में हेल्प करेगा, और एक कहां पे हेल्प करेगा, अलाउएबल एक्सपेंसेस में, अलाउएबल एक्सपेंसेस में। ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो 4 टर्नओवर आएंगी आपके पास यहाँ पे,
4 टाइप की। 2 टर्नओवर पे एडजस्टमेंट्स नहीं देनी, 2 टर्नओवर पे देनी है। स्टैंडर्ड टर्नओवर और एनुअल टर्नओवर पे आपको एडजस्टमेंट देनी है। दोनों प्रीवियस ईयर से बिलोंग करती हैं। किससे बिलोंग करती है? प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर की टर्नओवर है सर, वो तो प्रीवियस ईयर की है, पर वो यूज हो रही है प्रीवियस ईयर के जेपी रेशियो के लिए, इसलिए उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं देनी है। सारे फिगर्स ही प्रीवियस ईयर के हैं। और जो एक्चुअल टर्नओवर वो तो ऑलरेडी करंट ईयर की है। किसकी? ऑलरेडी वो करंट ईयर की है। ठीक है जी, मैं फिर दोबारा एक बार अच्छे से लिख देता हूं, ध्यान देना। प्रीवियस ईयर और एक्चुअल टर्नओवर, प्रीवियस ईयर टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर, ये जीपी रेशियो में यूज होगा और ये लॉस ऑफ सेल के लिए। पर दोनों में हमें इंक्रीज की एडजस्टमेंट नहीं देनी है। थर्ड और फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, नहीं एक्चुअल टर्नओवर में नहीं देंगे। ये एक्चुअल सेल है करंट ईयर की, अप टू डेट। हाँ अब सुनो, एक आएगी स्टैंडर्ड टर्नओवर, ये भी लॉस ऑफ सेल में यूज होगी। कहाँ यूज होगी? लॉस ऑफ सेल में। पर इसमें क्या करेंगे हम? एडजस्टमेंट देंगे। और एक एनुअल टर्नओवर होगी। ठीक है, इसके 2 जगह यूज है, एक एवरेज क्लॉज के अंदर और दूसरा क्या है? अलाउएबल एक्सपेंसेस के लिए। और इसमें भी क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। आई बात समझ? ठीक है, कोई दिक्कत? तो एनुअल टर्नओवर ऐसे यूज हो सकती नहीं है। ये किस फॉर्म में यूज होगी? एएटी की फॉर्म में, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ये भी जो आपकी स्टैंडर्ड टर्नओवर ऐसे यूज हो सकती नहीं, ये भी यूज होगी एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। ये दोनों टर्नओवर एडजस्टमेंट के बाद ही यूज हो पाएंगी हमारे क्वेश्चन में, ऐसे बोल सकते हैं। ये दोनों टर्नओवर एडजस्टमेंट के बाद ही यूज हो पाएंगी, वैसे यूज नहीं होंगी। ठीक है, आई बात समझ? एक बार फटाक से एक काम करते हैं, जल्दी से एक बार इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, सबसे पहले इंडेमनिटी पीरियड। क्या निकालेंगे हम? इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड निकालते वक्त हमें क्या लेना है? इंडेमनिटी पीरियड निकालते वक्त, ठीक है, आपका बेसिकली जब डेट ऑफ फायर से आगे बढ़ना है, डेट ऑफ फायर से लेके जब तक हम पीरियड ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं, जब तक हम डिसलोकेट रहे। क्या रहे हम? डिसलोकेट, यहां से लेके यहां तक का। नंबर 2, हमें क्या करना है? जीपी रेशो निकालना है। क्या निकालना है? जीपी रेशो निकालते वक्त हमें क्या लेना है? एनपी लेना है, प्लस क्या लेना है साथ में इसके बाद? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम? अपना नेट सेल्स इनटू 100, मतलब प्रीवियस ईयर सेल या प्रीवियस ईयर टर्नओवर। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। स्टेप नंबर 3 अगर बोलूं, लॉस ऑफ सेल। लॉस ऑफ सेल को बड़े स्टाइल में बताऊं, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर। क्या कहते हो? 80 मतलब एक्चुअल टर्नओवर, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। अब एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर कैसे आती है तुम्हें पता है? स्टैंडर्ड टर्नओवर प्लस एडजस्टमेंट कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या है हमारा? लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? लॉस ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय जीपी रेशियो। फिर 5th नंबर पे क्या है? अलाउएबल एक्सपेंसेस। इसके 3 पार्ट हैं, जो लीस्ट होगा उसको लेंगे। एक्चुअल एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय जीपी ऑन एएटी, जीपी ऑन एएटी प्लस अनइंश्योर्ड है तो। और लास्ट में क्या हो गया? एडिशनल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय जीपी रेशो। ठीक है जी। 6th में क्या कर देंगे? 4 + 5 को ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से सेविंग्स। क्या माइनस करेंगे इसमें से? सेविंग्स। 7th में क्या करेंगे? फिर हम अपना दैट इज अपना इंश्योरेंस क्लेम निकालेंगे आराम से, एवरेज क्लॉज को चेक करके। एवरेज क्लॉज को चेक करने के लिए हमें इंश्योरेबल अमाउंट चाहिए होता है, और इंश्योरेबल अमाउंट यहाँ पे क्या होता है? जीपी ऑन एएटी
व्हाट इज एटी एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर? कोई दिक्कत? देखो इस चीज को भी याद करने के बाद अब अपना क्वेश्चंस को एग्जाम टाइम में आप हो, ठीक है, आपका एग्जाम है, आपको पूरी अकाउंट्स रिवाइज करनी है, आप जल्दी जल्दी वीडियो को निकालो, सारे कॉन्सेप्ट सुनो, ठीक है, फिर क्वेश्चन खुद से चाहे प्रैक्टिस कर लो, साथ के साथ सारा काम हो जाएगा। आप खुद से कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड करे हुए मिल जाएंगे आपको, ठीक है, और बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग बना लोगे आप। चलो जी, हम एक बार जल्दी से काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। आग कब लगी बेटा यहाँ पर? 1 सितंबर को। इंडेमनिटी पीरियड कितना है? 6 मंथ का। डिस्टर्बेंस कितनी रही हमारी? 1 सितंबर से 1 फेब, निकालो कितने महीने होते हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, बस 5 मंथ्स। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सम इन शॉर्ट कितना है? इतना है। सेल्स कितनी है? इतनी है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ नंबर 1 पे इंडेमनिटी पीरियड, तो लिख सकता हूँ इंडेमनिटी पीरियड कितना है मेरा? 5 मंथ्स का। नंबर 2 पे अगर मैं लिखना चाहूँ, क्या लिखेंगे सर हम नंबर 2 के ऊपर? दैट इज जीपी रेशो। तो जीपी रेशो निकालने के लिए सबसे पहले इन्होंने नेट प्रॉफिट दे रखा है 36 प्लस इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस, और प्लस क्या दे रखा है ऊपर? सेल्स दे रखी है प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर की सेल में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होती, प्रीवियस ईयर की सेल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। और वैसे जीपी रेशो 18% है, इस पे विश्वास मत करना, अपने आप निकाल के देखना, ठीक है। तो इस पे विश्वास कर जाओ, ठीक है, तो इसलिए हम विश्वास नहीं करना, ठीक है। कितना है ये हमारा? 36,000 प्लस इंश्योर्ड है हमारा 72, और सेल्स कितनी है मेरे बच्चे? 6 लाख इंटू 100 कितना आया? हाँ जी, 18% आ रहा है, पर विश्वास फिर भी नहीं करना, आपको अपने अकॉर्डिंग निकाल के देखना है। चलो जी, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं बेटा आपके? 6,000। कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। टर्नओवर ड्यूरिंग द डिस्ट्रप्शन पीरियड, ये रही मतलब एक्चुअल सेल, क्या आपकी है? एनुअल टर्नओवर दे रखी है 6,60,000। स्टैंडर्ड टर्नओवर ये दे रखी है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग दे रखी है 12,000। सेविंग दे रखी है कितनी? 4500। रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड कितनी? 30,000। रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड मतलब क्या हो गया? दैट इज इतनी सेल जो हमने करी ये एडिशनल सेल है, क्या है हमारी ये? ड्यू टू एडिशनल वर्किंग। पर क्वेश्चन में नीचे जो मैं वेट कर रहा था, जीपी रेशो कितना बढ़ाना है? 2%। और टर्नओवर कितनी बढ़ रही है? सॉरी, इंक्रीज इन टर्नओवर कितना है? 10%। तो जीपी रेशो 18% है ना, तो 18 के अंदर आप ऐड कर दोगे 2%, तो जीपी रेशो कितना हो गया? 20%। अगर बच्चा समझदार है ना, ऐसा क्वेश्चन कुछ आ गया 10 मार्क्स का, फटाफट होगा एकदम, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या लेना है हमने यहाँ पर? कोई बच्चा बताओ स्टेप नंबर 3 में क्या था? लॉस ऑफ सेल। क्या होता है लॉस ऑफ सेल? एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर, ठीक है। अभी मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं। अब एडजस्ट स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या है? जिस टाइम पीरियड में आग लगी थी उसके प्रीवियस ईयर में सेम टाइम पीरियड में कितनी सेल आप कर पाए? 2,25,000। कितनी कर पाए थे आप? 2,25,000 की। और आज उसी टाइम पीरियड में एक नॉर्मल सेल करनी पड़ती तो 10% इंक्रीज हो जाती है हमारी सेल। तो 2,25,000 के अंदर 10% ऐड कर दो, कितना है? 247,500 माइनस एक्चुअल टर्नओवर कितनी है? बोलो बोलो बोलो। एक्चुअल टर्नओवर 67, सबसे कम वाली होगी ये पूरे क्वेश्चन में। क्या होगी सबसे कम? 67,500। लॉस ऑफ सेल कितना हो गया? 1,80,000। कोई दिक्कत? क्या है हमारा ये? लॉस ऑफ सेल। लॉस ऑफ सेल आ गया। लॉस ऑफ सेल निकालने के बाद नंबर 4 हम क्या निकालेंगे? लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? लॉस ऑफ प्रॉफिट। कितना हो गया? 1,80,000, 20%, कितना आया? 36,000। कोई दिक्कत?
आंखें ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया। फिफ्थ नंबर पे क्या करेंगे, अलाउएबल एक्सपेंसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक नंबर 1 एक्चुअल एक्सपेंस कितने हैं, एक्चुअल एक्सपेंस चार्ज करो, चेक करो कितने हैं, एक्चुअल एक्सपेंस कितने हैं मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कितनी है मेरे बच्चे, ये यहां दे रखा है 12,000, तो आ जाओ 12,000 ले लो। नंबर 2, नंबर 2 पे क्या होगा आपके पास, ठीक है, नंबर 2 पे आपका हो गया क्या, एक्चुअल एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर अपॉन जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड। एक्चुअल एक्सपेंस कितना है 12,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर यहां पे वर्कआउट करते हैं। एनुअल टर्नओवर कितना था 6,60,000, 10% ऐड करो इसके अंदर पहले तो 7,26,000, आई बात समझ। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला, 7,26,000 आ गया, ठीक है, इसके ऊपर 20% कर दो, कितना आएगा 145। ये क्या एक तरीके से हमारा इंश्योरेबल अमाउंट भी है, क्या है हमारा। अब यहाँ पे 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 145,200 डिवाइडेड बाय 145,200 प्लस अनइंश्योर्ड कितना है 6,000, कितना आया, $11,524। मैंने बताया था आपको थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा कम नहीं होगा ये। अब लास्ट आ जाओ, लास्ट थर्ड पार्ट क्या है, एडिशनल टर्नओवर ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में गिवन है स्पेशली 30,000। ये हमेशा कम होंगे इससे, ध्यान रखना, या इसके बराबर होंगे या इससे कम होंगे हमेशा। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 20%, 6,000। इंश्योरेंस कंपनी बहुत नाराज हो गई आपसे, कह रहे तुमने 12,000 खर्च करके इंश्योरेंस कंपनी को फायदा कितना दिया, सिर्फ 6,000 का। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती लो फिर तुम क्लेम भी लो 6,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे क्लेम की, तो एक तो क्लेम मिलेगा, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं मैं, 36,000 का प्लस 6,000 का, कितना हो गया 42,000। क्लेम कितना आ गया हमारा 42,000 का। पर अब मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा क्या, माइनस पे सेविंग्स है, सेविंग कितनी है 4,500 की, सेविंग कितने की है 4,500 की, तो कितना हो गया 37,500। कोई दिक्कत, ये सेविंग्स मैंने माइनस कर दी। अब क्वेश्चन के अंदर पॉलिसी कितने की थी ये चेक करो, आप सारे बच्चे जाओ और चेक करो क्वेश्चन में पॉलिसी कितने की थी। पॉलिसी 1,08,900, और हमारा जो जीपी आया था एएटी पर, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर पे जो जीपी आया था, वो जीपी कितना था 145,200। इसका मतलब क्या हो गया, इंश्योरेबल अमाउंट ज्यादा है और इंश्योरेंस एक्चुअल में कम है, तो आपकी अंडर इंश्योरेंस है। क्या है आपकी, ये अंडर इंश्योरेंस, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए जी, तो ये पॉइंट था आपका यहाँ पर। तो ये आप चेक कर लेना अंडर इंश्योरेंस को, ठीक है जी। एक एग्जांपल नंबर 7 है, मैं दिखा रहा हूं आपको वैसे ये। हाँ बोलो बेटा, जल्दी बोलो। हाँ हाँ, एडिशनल सेल है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 7 मुझे ज्यादा कुछ लग नहीं रहा, एक बार देख लेते हैं फिर भी। एग्जाम्पल नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 डिस्कस करेंगे, 9 2 मिनट में हो जाएगा, फिर हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा देर का चैप्टर है नहीं, क्या ये हमारा
राम लिमिटेड हैज इंश्योर्ड इटसेल्फ अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर 3,63,000। कोई दिक्कत? द इंडेमनिटी पीरियड अंडर द policy is 6 months. On 1st September, fire occurred in the factory of Ram Limited and a normal business was affected up to 1st March. हमारा बिजनेस कितना इफेक्ट हो गया? अप टू 1st March। कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब उसके बाद सेल्स दे रखी है प्रीवियस ईयर की, नेट प्रॉफिट है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है। अगर मैं यहीं पे सॉल्व करूं आपके लिए जीपी रेशो, तो क्या आएगा? 1,20,000 प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। कोई बच्चा बताया कितना आएगा? 18%। क्या कोई टर्नओवर में मतलब जीपी रेशो में इंक्रीमेंट है? यस, 2% का 2% ऐड कर देंगे यहाँ पर। कोई दिक्कत? ठीक है। टर्नओवर ड्यूरिंग द 12 मंथ्स एंडिंग द डेट ऑफ फायर, मतलब किसकी बात कर रहा है ये? एनुअल टर्नओवर कितनी है? 22 लाख। एनुअल टर्नओवर जब भी आएगी तो चेक करोगे एडजस्टमेंट है कुछ क्या? यस, 10% की एडजस्टमेंट है यहाँ पर भी, तो प्लस कर देंगे इसके अंदर क्या? 2,20,000। कितना आएगा? 24,20,000। और सर लगे हाथ इसको मल्टीप्लाई कर दो 20% से, कितना आया? 484,000। इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की चेक करो? 484,000। तो यहाँ पे क्या अंडर इंश्योरेंस है? साफ समझ आ गया। चलो वो अलग बात है। टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटरप्शन 2,25,000। एक्चुअल टर्नओवर प्रीवियस ईयर की सेम टाइम पीरियड में कितनी थी? 7,50,000। तो 7,50,000 के अंदर पहले तो ऐड कर दो 10%, तो ये हो जाएगा कितना बेटा आपका? 8,25,000 माइनस कर दो 225, कितना आ गया ये? 6 लाख। 6 लाख के ऊपर 20% कितना आ गया? कितना? 1,80,000। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट है। क्या है आपका? सॉरी, क्या आ गया? 1,20 लॉस ऑफ प्रॉफिट है। भाई ने एडिशनल एक्सपेंसेस करे कितने के? 40,000 के। इसकी वजह से क्या हुआ? सेविंग भी हुई कितने की? 15,000 की। रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड कितना है? 1 लाख। आई बात समझ? कह रहा है अगर ये खर्चा नहीं करता तो टर्नओवर सिर्फ कितनी होती है? 1,25,000। खर्चे करने की वजह से टर्नओवर कितनी होगी बढ़कर? 2,25,000। 2,25,000 के अंदर जो 1 लाख की टर्नओवर है ड्यू टू एक्सपेंसेस है। क्या ड्यू टू एक्सपेंसेस है? वो आप चेक कर लोगे, बाकी सब क्वेश्चन नॉर्मल है, एक बार देख लेना। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आ सकता है इस चैप्टर में से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वॉज टेकन फॉर 80,000। आई बात समझ? फायर अकर्ड ऑन 15 मार्च 17। इंडेमनिटी पीरियड कितने का बेटा आपका? 3 मंथ्स का। नेट प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर 56,000। स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड। भगवान ने अच्छा करा आपके साथ, ऑल इंश्योर्ड लिख दिया, मतलब अनइंश्योर्ड नहीं है। अच्छी बात है। कितने? 49,600। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको? डिटरमाइन द इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल फ्रॉम क्वार्टरली सेल्स टैक्स रिटर्न। तो इन्होंने क्या बोला आपको? 2014, 2015, 2016, 2017 सेल्स दे रखी है आपके पास। क्या दे रखी है आपके पास? सेल्स दे रखी है 1,20,000, 80 ये दे रखा है, ये सब चीजों की। अब आप सबसे पहले क्या करोगे? यहां पर इन सारी सेल्स को ऐड करो। सब बच्चे ऐड करो जल्दी से। सेल्स कितनी आ रही हैं? 2017 करंट ईयर है, हैं? कितना आया? कितनी आई? 6,12,000। ये कितनी आई? कितनी आ रही है ये? बेटा जल्दी करो आप सब। हाँ जी, 260।
पीछे गया था बच्चे 6 लोग तो ये 4,36,000 आ रहा। मुझे समझ आ रहा है, टाइम हो गया है बहुत तुम्हारा, ठीक है। 4,36,000, ये कितना आया? 480। ये कितना आया? 520। अब आपको देख के नहीं लग रहा सेल बढ़ रही है लगभग लगभग आपकी हर बार, हर साल सेल बढ़ रही है? तो स्टेप नंबर 1, ये 3-4 साल की जो सेल दे रखी है, इस ईयर को छोड़ दे, इसमें आग लग गई, इसको छोड़ दो आप। 3-4 साल की जो सेल दे रखी है, वहां से हम क्या निकालेंगे? ट्रेंड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ट्रेंड। और अगर दिमाग लगाओ आप, ठीक है, ट्रेंड जनरली 10% के आसपास, 5-10% के बीच में होगी, थोड़ी या 50% सेल बढ़ा दो उठाकर। आप देखो 4,80,000 से लेके 5,28,000, ये इंक्रीमेंट 10% का ही है। कितने का है? 10% का। और यहाँ पे चेक करो, लगभग 10% आ रहा होगा। हाँ जी, 10 मानेंगे ना, मोटा मोटा एवरेज आउट करके। तो जो ट्रेंड आ रहा है यहाँ पर, वो ट्रेंड कितने का आ रहा है आपका? 10% के आसपास का ट्रेंड आ रहा है। वो मैंने कैसे निकाला मैं बता देता हूँ, ठीक है। 5,28,000 माइनस 480 कितना होता है? ये 48। और बेस ईयर कितना हो गया? 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। यही से समझ आ गया, लगभग 10% इंक्रीमेंट आ रहा है हमारी सेल्स के अंदर। सबसे पहले हमें ट्रेंड निकालना था। क्या निकालना था? ट्रेंड निकालना था। इस क्वेश्चन के अंदर ना मेन खेल किस चीज का है बताता हूं आपको। आपको प्रीवियस ईयर की टर्नओवर चाहिए, है ना? आपको क्या चाहिए? एक्चुअल टर्नओवर चाहिए। आपको क्या चाहिए? स्टैंडर्ड टर्नओवर चाहिए। और क्या चाहिए? एनुअल टर्नओवर चाहिए। ये 4 चीजें मिल जाए, क्वेश्चन सॉल्व है, खत्म। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। प्रीवियस ईयर की टर्नओवर तो बहुत सिंपल है, प्रीवियस ईयर की टर्नओवर तो, ठीक है। अभी हमारे यहाँ आग कब लगी है बताओ मुझे आप? 15 मार्च 2017 को आग लगी है, राइट। अगर मैं जानना चाहूं मेरी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर कितनी है, तो अब ध्यान दो, तो प्रीवियस ईयर तो पूरा का पूरा ये था, कितना आ गया? 5,28,000। तो यहाँ प्रीवियस ईयर की टर्नओवर कितनी है? 5 लाख टर्नओवर। अगर मैं जानना चाहूं एक्चुअल टर्नओवर कितनी है, एक्चुअल टर्नओवर मतलब क्या होता है? डेट ऑफ फायर से इंडेमनिटी पीरियड की। किसकी है? आग कब लगी है चेक करो, 15 मार्च। 15 मार्च से लेके मैं डिसऑर्गेनाइज्ड कब तक रहा हूं चेक करना, 3 मंथ्स तक रहा हूं मेरे ख्याल में, यही था ना, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कितना हो गया? 15 जून तक, ठीक है। 2017 बस यहां से लेके यहां तक की टर्नओवर चाहिए मुझे, यहाँ पे एक्चुअल टर्नओवर। आओ जी देखते हैं। अब यहां पर दे रखा है 31 मार्च तक की आपके पास सेल। मुझे 31 मार्च तक की सेल चाहिए नहीं, मुझे 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक की दे दो पहले आप। पहले क्या मांगूंगा मैं इनसे? 16 मार्च से कब तक दे दो? 31 मार्च की टर्नओवर। फिर सेकंड क्वार्टर मुझे पूरा चाहिए था, पूरा नहीं 15 जून तक, पर ये तो पूरा दे रहे हैं Q2, वो ले लूंगा मैं। माइनस कर दूंगा कहां से? 16 जून से 30 जून तक की सेल को माइनस कर दूंगा। Q2 क्या है? Q2 है हमारा 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, पर 30 जून तक जाना ही नहीं है मुझे, ठीक है। अब मैं यहां पे देखूंगा, क्वेश्चन में नीचे गिवन होगा करंट ईयर में 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की सेल कितनी हुई? निल। कितनी ले लेंगे यहां पर? निल। चलो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कितनी सेल हुई? यहां गिवन है 40, तो ले लो 40। और 16 जून से लेकर कहां गया? 30 जून तक की सेल कितनी है? 6,000, तो माइनस कर दो इसको 6,000। तो एक्चुअल टर्नओवर कितनी आ गई क्वेश्चन की? 34। ये सॉल्व हो गया। सर जब मैं स्टैंडर्ड टर्नओवर निकालूंगा तो यहीं पे तो मुझे यहाँ पे भी यही करना है, पर क्या चाहिए?
15 मार्च 16 से लेकर 15 जून 16 तक, ये स्टैंडर्ड टर्नओवर है। क्या है मेरी बेटा? स्टैंडर्ड। सेम खेल खेल जाएंगे इसके साथ भी। प्रीवियस ईयर में कितनी सेल थी इस टाइम पर? 28, ले लो 28। करंट ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर की सेल अप टू डेट ऑफ फायर, प्रीवियस ईयर की सेल अप टू डेट ऑफ सॉरी फर्स्ट सेकंड क्वार्टर की कितनी है? 1 लाख, ले लो 1 लाख। और प्रीवियस ईयर में इसी टाइम पीरियड में कितनी सेल थी? 24, ले लो 24,000। कितना आ गया? 1,04,000। तो इसका मतलब ये क्या आ गया मेरा? स्टैंडर्ड टर्नओवर कितनी है? 1,04,000। ये कितनी थी? 34,000। ये दो काम तो हो गए। अब बचा लास्ट का मेरा एनुअल टर्नओवर। भाई साहब एनुअल टर्नओवर क्या होती है? जिस दिन आग लगी, आग कब लगी? 15 मार्च 2017 को। अब इससे पिछले 12 महीने मतलब 15 मार्च 2016 से लेकर यहां से लेकर यहां तक की सेल चाहिए मुझे। अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे यहां से लेकर 31 मार्च तक की, 31 मार्च 16 तक की। तो स्टेप नंबर 1, फर्स्ट 15 मार्च से लेकर 31 मार्च 16 तक की सेल कितनी है? ये सेल थी 28,000। फिर प्रीवियस ईयर में क्वार्टर 2 की सेल कितनी है? क्वार्टर 2 नहीं लिखते। 1 अप्रैल से 30 तक की सेल कितनी है? 1 लाख। फिर 1 जुलाई से लेकर 30 तक की सेल कितनी है? 1,20,000। फिर 110 से लेकर 31 दिसंबर तक की सेल कितनी है? कितना है? 166। आई बात समझ? फिर दोबारा मुझे क्या चाहिए सेल? मुझे 1 से लेकर 31 मार्च तक की मिलेगी करंट ईयर की। कितनी आई? कितनी आई मेरे बच्चे? हाँ करंट ईयर की 1,30,000 आई ना, तो ले ली हमने 1,30,000 करंट ईयर की। और इसमें से माइनस कर देंगे फिर वही वाली 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की माइनस कर देंगे। कितना आया? 0। चेक करो क्या थी वो? नील। अब मुझे बताओ एनुअल टर्नओवर कितनी आई? 28, 1,21,000, 166 और 130। 540। आई बात समझ? सर मेरे ख्याल में जिस बच्चे ने ये निकाल लिया उस क्वेश्चन के अंदर ना, क्वेश्चन सॉल्व है उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। अब प्रीवियस ईयर की सेल पे कोई एडजस्टमेंट करते हैं क्या? नहीं करते। अब एक्चुअल टर्नओवर जो था हमारा, ठीक है, ये कितना 34, इस पे कोई चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड टर्नओवर पे करते हैं एडजस्टमेंट। कितना एडजस्टमेंट है? 10%। कितना है? 10%। कर दे भाई 10% इसके ऊपर 10,400। ठीक है। अब दूसरे सबसे बड़ा यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है एनुअल टर्नओवर का। एनुअल टर्नओवर के ऊपर भी एडजस्टमेंट करते हैं कितने की? 10%। अगर सुखी रहना है, एकदम शांत रहना है, तो जो एनुअल टर्नओवर निकालिए इसके ऊपर 10% इफेक्ट दे दो। पर यहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट एक बात और समझा रहा है बच्चों को, कह रहा है इस एनुअल टर्नओवर के अंदर ये जो टर्नओवर ऑलरेडी करंट ईयर के प्राइस लेवल पर है। क्या ऑलरेडी क्या है? करंट ईयर के प्राइस लेवल। कह रहा है इसके अंदर क्यों दे रहे हो आप इंक्रीज का एडजस्टमेंट? आप इंक्रीज तो 10% करो, इसको नहीं करो, ये तो ठीक है, पर इंक्रीज का इफेक्ट इन सब पर दोगे आप 10%, जो प्रीवियस ईयर की है, जो क्या है। और मुझसे पूछोगे ना, टेक्निकली यही ठीक है एकदम, कि सब पूरी सेल के ऊपर 10% का इफेक्ट नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ किस पे देना है? 28 प्लस 1 लाख प्लस 120 प्लस 166। ऐड करो कितना आता है? जल्दी ऐड करो। 4 लाख और उसका 10% 41,400। बस खत्म। मेरे हिसाब से भी यही होना चाहिए। टोटल पे मत दो, सिर्फ इस वाले एलिमेंट पे दो। आई बात समझ? उसके बाद तो प्रोसेस पूरा सेम है। बेस्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? इसके अंदर आपके पास अलाउएबल एक्सपेंसेस नहीं है, सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बाकी सब काम आप कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट था,
56,000, ये है 49,600, डिवाइड कर दो इसके अंदर कितना प्रीवियस ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर सेल कितनी है 5,28,000, ये आ गया आपके पास क्या जीपी रेशो, क्या आ गया आपका जीपी रेशो, बाकी अपने आप कर लोगे आप। ठीक है जी। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो यहाँ पे 5 मार्क्स में आ सकता है, पॉलिसी टू बी टेकन वाला। ठीक है जी, कितने की हमें पॉलिसी लेनी है। अब सीसीएल वांट्स टू टेक लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, turnover during the current year is expected to increase by 20% and company will avail overdraft facility of 15% to boost up the sales। कह रहे 15% का हम ओवरड्राफ्ट लेंगे और लगभग पूरे साल भर ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस रहेगा वो 3 लाख का रहेगा, ये एडिशनल एक्सपेंस है। ऑल अदर फिक्स एक्सपेंस लिखा है, ऑल अदर लिखा है ना, विल रिमेन सेम, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर की डिटेल्स अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के फिक्स एक्सपेंसेस है हमारे पास कितने, 3,30,000 प्लस 30 प्लस 50 कितना आएगा जल्दी बताना। हाँ जी 4,10,000। टोटल वेरिएबल एक्सपेंस कितने हैं 24 लाख। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपके पास, मिसलेनियस इनकम कितनी है आपकी 70 और नेट प्रॉफिट कितना है 420। तो इसका मतलब कुछ मिस है यहाँ पर। सर वो क्या मिस है आपका, यहाँ पे मिस है आपका दैट इज आपका सेल्स। क्या मिस है आपकी प्रीवियस ईयर की सेल्स। तो पहले हमें प्रीवियस ईयर की सेल्स निकालनी पड़ेगी। आ जाओ, सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर बाय सेल्स करके डाल दो, यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास। बाय मिसलेनियस इनकम कितनी है मेरे बच्चे 70,000 टू वेरिएबल एक्सपेंस कितना है 24 लाख टू फिक्स एक्सपेंसेस। अच्छा ये भी तो है बेटा, मैं भूल गया हो, सॉरी ये भी फिक्स एक्सपेंस है नीचे, मैं वही देख रहा हूँ। 410 प्लस 90 कितना हो गया 5 लाख। 5 लाख। क्या कुछ नेट प्रॉफिट गिवन है हमें 4,20,000 और बैलेंसिंग फिगर से क्या जाएगी आपकी सेल्स। सेल्स कितनी आई बेटा आपकी 32,50,000। आई बात समझ। स्टेप नंबर 1 आपको ना क्वेश्चन के अंदर सेल्स निकालनी पड़ेगी या फिर वेरिएबल एक्सपेंस निकालने पड़ेंगे, ध्यान रखना सेल्स या फिर वेरिएबल एक्सपेंस। ठीक है जी। अब सेल्स आ गई आपकी कितने की 32,50,000 की, माइनस कर दो वेरिएबल एक्सपेंस कितने हैं वो आपके 24 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 8,50,000। आई बात समझ। प्लस इसके अंदर जो इंक्रीज की बात कर रहे थे, करंट ईयर में 20% सेल्स इंक्रीज होगी तो 20% और ऐड कर दो, कितना आया 1,70,000। प्लस हमें एक एडिशनल एक्सपेंस और बियर करना पड़ेगा इस साल इंटरेस्ट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में इंटरेस्ट की फॉर्म में। कितना है 3 लाख का 15%, राइट 45,000। तो यहाँ पे पॉलिसी कितने की लोगे आप 10,65,000 की पॉलिसी लोगे। ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 आपको या तो सेल्स या तो वेरिएबल एक्सपेंस निकालने पड़ेंगे, ध्यान रखना वो निकाल लोगे आप। ठीक है। सेल्स गिवन होंगे तो वेरिएबल एक्सपेंस गिवन होंगे तो सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस जीपी प्लस उसके अंदर इंक्रीमेंट जो भी होगा जो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इतना, प्लस जो एडिशनल एक्सपेंस, अगर यहाँ पे तो इंटरेस्ट है कुछ और भी आ सकता है जो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं होंगे तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दोगे। ठीक है। कुल मिलाकर इतने अमाउंट की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। सेल पे लोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके हिसाब से क्या होगा वेरिएबल एक्सपेंस भी तो बढ़ जाएंगे। फिर अगर सेल्स बढ़ रही है तो वेरिएबल एक्सपेंस भी तो बढ़ेंगे ना। तो वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल का मतलब क्या है, सेल्स बढ़ेगी तो वेरिएबल एक्सपेंस भी क्या होंगे बढ़ेंगे। तो आप वैसे कर लो आप चाहो तो, कोई दिक्कत। सर यही था आपका पूरा चैप्टर। चलो जी।